चलो जी। यार आज का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा टॉपिक। कहते हैं सर हम पढ़ कौन सा लॉ रहे हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब हमें एक बात तो पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कितनी पार्टीज होती है? दो। एक होता है ऑफरर और एक होता है ऑफरी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जब हम ऑफरर और ऑफरी की बात कर रहे हैं तो एक बंदे ने क्या दिया है किसी को? ऑफर। और दूसरे बंदे ने उस ऑफर को क्या किया? एक्सेप्ट। अब ये चीज करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग। क्या चाहिए? दिमाग। अरे यार मेरे को किसी ने बोला कि तुम ये वाला फोन लोगे क्या? अरे मुझे क्या पता ये फोन कितने का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो जो ऑफर दे रहा है और जिसको ऑफर मिल रहा है वो लायक होने चाहिए क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग क्या है? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। या कैपेसिटी का मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक लोग का मतलब यानी ऑफरर और ऑफरी कौन से लोग हैं? क्या हमारे को हेडिंग आ सकती है? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ने का, अपने आप आता जाएगा। सर एक बात बताओ, छोटा बच्चा जो 18 साल से कम है, हमें नहीं लगता कि उसमें दिमाग की थोड़ी सी कमी होती है? सर मैंने बाजार में देखा है कई बार, एक बच्चा होता है वो खड़ा होता है सड़क पे, मम्मी ये वाली डॉल चाहिए, मम्मी ये वाली टॉफी चाहिए। ना प्राइस देखता है, ना ये देखता है कि वो वैल्यूएबल है या नहीं है, क्या कंसिडरेशन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, बस चाहिए तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर वो एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। इसको लॉ में बोलते हैं रैशनल डिसीजन, यानी बढ़िया डिसीजन। क्या मुझे लगता है कि माइनर एक अच्छा डिसीजन ले पाएगा? नहीं। तो लॉ ने बोला माइनर इज नॉट अलाउड टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी अब मैं ऐसा बोलूं क्या, ऑफरर और ऑफरी दोनों कैसे होने चाहिए? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी हम ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ऑफरर भी मेजर होना चाहिए और ऑफरी भी क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। माइनर इज नॉट अलाउड। क्या पहला पॉइंट डन है? यानी अब कैपेसिटी में मैं बोलूंगा माइनर अलाउड नहीं है तो कौन अलाउड है? मेजर। क्या हमारे को एक याद भी हो गया? माइनर इज नॉट अलाउड, मेजर इज अलाउड। यार एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, दिमाग से तो बड़े, सॉरी एज से तो बड़े हो गए पर दिमाग से बड़े, जिनको बोलते हैं पागल, अनसाउंड माइंड। अब सोचो, पागल को मैं पूछूं भाई ये फोन खरीदेगा क्या, वो तो बोल देगा हाँ हाँ ले लूंगा, फिर कहेगा प्रैंक। तो उससे तो हो ही नहीं सकता। तो मैं दूसरी बात बोलूं तो कौन अलाउड नहीं है? अनसाउंड माइंड। तो मैं उल्टा बोलूं कौन अलाउड है? साउंड माइंड। क्या मुझे दो बातें आ गई? सर एक इतना आसान है, इतना आसान, ये वाला टॉपिक ऐसा मक्खन है कि मजा सा आएगा। हम बोल रहे हैं सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट करने लायक कुछ लोग होते हैं। मैं बोला मेजर जो 18 साल से ऊपर है वो अलाउड है, यानी वो लायक है। जिसका दिमाग ठीक है वो अलाउड है। यानी उल्टा बोले तो माइनर अलाउड नहीं है, अनसाउंड अलाउड नहीं है। क्या इतनी बात आ सकती है? अभी देखो मैं सारी चीजें दिखाऊंगा नोट्स में लिखी हुई। एक बात और, लॉ कहता है, हम भी बता देंगे, कुछ लोग हमारे हिसाब से लायक नहीं है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। खत्म हो गया। कितने लोग अलाउड नहीं है? तीन। माइनर अलाउड नहीं है, अनसाउंड अलाउड नहीं है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अलाउड नहीं है। बस खत्म हो गया टॉपिक कि सिर्फ तीन ही लोग हैं ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होते। और एग्जाम में एमसीक्यू आएगा, हम टिक लगा देंगे। भाई साहब पहला कौन अलाउड नहीं है? माइनर। दूसरा कौन अलाउड नहीं है? अनसाउंड माइंड। तीसरा कौन अलाउड नहीं है? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और मैं इसका उल्टा बोलूं कौन अलाउड है? मेजर, साउंड माइंड और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कि इतनी बात समझ आती है? अब देखो हमारे सामने ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, हम वर्ड टू वर्ड रीड करने वाले हैं। कह रहा है एवरी पर्सन इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी एज ऑफ मेजोरिटी आ चुकी है, यानी वो मेजर हो चुका है, वो बंदा जो मेजर है वो लायक है, जो अनसाउंड नहीं है वो भी लायक है, और जिसको लॉ ने मना नहीं किया वो भी लायक है। तो इसका उल्टा मतलब देखो क्या बोलता है कि सर या इसका मतलब माइनर अलाउड नहीं है, अनसाउंड माइंड अलाउड नहीं है, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी अलाउड नहीं है। क्या हमारे को अपने आप आ चुका है? इसको हम बोलते हैं सर सेक्शन 11 में दिया हुआ है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज कौन से सेक्शन में दी हुई है? 11। देखो यार, अब मैं इसको याद करने की भी ट्रिक दे रहा हूं कि 11 कैसे हुआ। एक और एक 11 होता है, और हम यहाँ पे पार्टीज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज होती भी कितनी है? दो या उससे ज्यादा। तो एक और एक मिलके क्या बन गए? 11। क्या हमारे को याद हो गया कौन सा सेक्शन लगेगा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में? सेक्शन 11। और कितने लोग लायक हैं? तीन लोग, मेजर, साउंड माइंड, मेजर साउंड माइंड और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो और इसका वाइस वर्सा करते तो और आसान है,
माइनर अलाउड, अनसाउंड माइंड अलाउड नहीं है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अलाउड नहीं है। ये हमारा एक पूरा यूनिट है, ये हमारा एक पूरा यूनिट है जिस एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या अभी तक का याद हो चुका है? एकदम सिंपल है। अब एक बात देखो क्या बोलता है, फिर से आपको एनालिसिस पे एनालिसिस करा रहे हैं। कहता है सर अब मेजर माइनर को मेजर कौन है? कहता है जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, विच इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। और यही टॉपिक आज का हमारा पूरा टॉपिक है, यानी इन्हीं तीन लोगों पे आज हमें कहानी पढ़नी है। पूरी कहानी सिर्फ इन तीन लोगों पे टिकी हुई है। पहली कहानी किस पे टिकी होगी? माइनर पे। दूसरी कहानी किस पे टिकी होगी? अनसाउंड पे। और तीसरी किस पे टिकी होगी? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। बस ये पूरा चैप्टर, ये पूरी यूनिट सिर्फ इस बात पे टिकी है। और आज ऐसे ऐसे मजे आएंगे ना, सिर्फ माइनर की कहानी में ही बहुत मजे है, बहुत मजे, बड़े अल्टीमेट मजे हैं। अगर हमें ऐसा लगेगा काश ये बात हमें तब पता होती जब हम माइनर थे, तो फिर तो मजे ही आ जाते। आज ऐसी सी कहानी सीखने को मिलेगी, और हमें पता नहीं था इसीलिए नहीं बताया, मुझे लगता है लॉ ने। कहता पहले बताते तो फिर ये गड़बड़ कर देता। अब एक बात समझते हैं, हमने क्या बोला? माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब सारे टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले? माइनर के रिलेटेड। पहला आज का हमारा देखो 3 पार्ट में आज की पूरी यूनिट डिवाइड होगी। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सारा माइनर के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? अनसाउंड के बारे में। और थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। और आज हमारा ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा। एकदम ध्यान से, और मुझे चाहिए कि सारा क्लास में याद हो जाए। एकदम ध्यान से सुनना। मैंने बोला वैसे माइनर कौन होता है, तो इन जनरल में बता दूं, 18 साल से ऊपर वाले। जो 18 साल से कम है वो माइनर होते हैं, 18 साल से ऊपर वाले क्या होते हैं? मेजर। पर कुछ केसेस में इसकी लिमिट अलग भी होती है। जैसे मैं आपको बोलूं तो मैरिज के केस में हम 21 साल बोल देते हैं, और अगर आप कहीं किसी लिकर शॉप में जाते हो तो 25 साल की बात होती है। क्या इतनी बात समझ आती है? पर इन जनरल कितनी है? 21। तो हम 21 ही मान के चल रहे हैं। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और केस लॉ की तो कहानी अलग ही है। देख मैं कहानी समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये केस लॉ के लिए ना मैं आपको पूरी कहानी बोलने वाला हूं। इसका मैंने बहुत सारे इलिस्ट्रेशन ऐसे बना रखे हैं, आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं। सुनो ध्यान से। एक लड़का था, एक लड़का था। लड़का 17 साल का था। लड़का कितने साल का था? 17 साल का। उसको हम आज से नाम दे रहे धन्नोदास। क्या नाम दे रहे उसे? धन्नोदास, दामोदर दास या धन्नोदास, ऐसे कुछ भी। हम उसे बोल रहे हैं मिस्टर घोष। क्या बोल रहे हैं उसे? मिस्टर घोष। एक लड़का था जिसकी उम्र कितनी थी? 17 साल। भाई साहब चंट होते हैं, ऐसा नहीं। अब ना लॉ को बदल देना चाहिए मुझे लगता है। पहले एक जमाना था 18 साल तक के लोग, मतलब 18 साल के जब तक लोग नहीं होते थे शरीफ होते थे। अब तो मुझे लगता है बच्चे भी चंटी होते हैं। अब ये 17 साल वाले ने देखो कितना बड़ा कांड किया। ये 17 साल वाला लड़के ने एक आंटी के पास गया। आंटी को कह रहा है आंटी मेरे को ना बहुत अर्जेंट 10,000 रुपए की जरूरत है। किसके पास गया ये? आंटी के पास। और आंटी से क्या मांगा इसने? 10,000 रुपए। आंटी को कहता आप टेंशन मत लो, आपके पैसे मैं पूरे चुकाऊंगा। ये लोग घर से अपने घर के कागज भी लाए हो। अब मैं समझ रहा हूं इसने अपने घर को क्या कर दिया है? गिरवी रख दिया। यही हुआ ना? इसने आंटी से 10,000 का लोन लिया और घर के कागज क्या कर दिए? गिरवी। और बोल रहा है आंटी हमारे बीच में क्या हो गया है? ये लोन एग्रीमेंट हो गया है। आंटी को क्या बोल रहा है? टेंशन मत लो, मैं घर के कागज गिरवी रख रहा हूं, आप मुझे 10,000 दे दो। अब आंटी ने सोचा अरे भाई इतना करोड़ों का घर रख रहा है, कितने रुपए के लिए? दे दिया आंटी ने। आंटी ने 10,000 रुपए दे दिए। अब क्या किया इस लड़के ने? फटाफट से कोर्ट भाग गया। कहां चला गया? कोर्ट। और कह रहा आंटी ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया है, मेरे घर गिरवी रख लिया है, जबकि मैं तो माइनर हूं, मेरे साथ तो कोई एग्रीमेंट हो ही, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए 3 लोग तो अलाउड ही नहीं है। कांड कर गया क्या? और कोर्ट ने बोला हाँ जी सर आप सही कह रहे हो, ओ आंटी इसके घर के कागज वापस करो। क्या मजे खेल गया। और ऐसे आज दिखाऊंगा 5-6 मजे लेगा माइनर। माइनर के पास बहुत मजे हैं। क्या क्या कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार नहीं हो गया? अब इस कहानी में देखना ध्यान से, जो आंटी थी ना उसका नाम था मोहिरी बीबी। आंटी का क्या नाम था? मोहिरी बीबी। और उसका नाम था धन्नोदास या दामोदर दास। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? आंटी का नाम बोलो जल्दी से। मोहिरी बीबी। और उधर से उसका क्या नाम था? धन्नोदास। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट से कंक्लूड क्या हुआ? एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। एक बात समझाता हूं, जब सब कुछ सही रहता है दैट इज कॉल्ड वैलिड। जहां कुछ गलत होता है उसे बोलते हैं लॉ में वॉइड। आज आज ना साथ साथ कुछ चीजें टर्म्स भी सीखते जा रहे हैं।
हमने बोला जहां सब कुछ सही रहता है दैट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बात समझ आती है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब बना होगा ना जब सब कुछ ठीक रहा होगा। अगर सब कुछ ठीक नहीं था तो वो कहां रुक गया होगा? एग्रीमेंट पे ही। इसको हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो, हमने आपको आगे कुछ चार्ट छोड़ के रहे थे कि कुछ एग्रीमेंट्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा, तो उसमें से एक मैं आज बोल दे रहा हूं। जब सब कुछ सही रहता है तो एग्रीमेंट बढ़िया हो रहता है, सब कुछ सही रहता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर अगर कुछ चीजें गलत हैं जो लॉ ने अलाउ नहीं की तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वॉइड एग्रीमेंट पे ही रुक जाता है। एग्रीमेंट बना लेकिन सही एग्रीमेंट नहीं है, उसे नाम क्या देंगे आज से? वॉइड एग्रीमेंट। तो इस बात को जज ने डिसाइड किया इस केस लॉ के अंदर कि द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। तो आंटी आपको इसके घर के कागज वापस करने। और एक वर्ड बोल रहा हूं, एबनिशियो। क्या वर्ड बोल रहा है? एबनिशियो। बोलता फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। कह रहा शुरुआत से माइनर के साथ सारे एग्रीमेंट वॉइड है। तो कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो तुम अपना देख लेना। अभी सुनो, अभी सुनो, अभी पूरी बात सुनो। अब लॉ क्या कहता है? अभी जो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि हर बार सेम ही आता है बच्चों के। अभी आप पूछोगे कि क्या माइनर को 10,000 वापस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? ये सवाल पुराना है, हर बार बच्चा यही पूछता है। सर इसके लिए भी लॉ क्या कहता है? माइनर के पास होंगे ना, अगर माइनर ने खर्च नहीं किए तो आप ले सकते हो, नहीं है तो नहीं ले सकते। तो माइनर खेल गया है। क्या हमारे को समझ आ सकता है? अब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, पहला पॉइंट अभी हमें आज की क्लास में याद करने का और समझने का है। द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। यानी कभी भी अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, और आज अभी ये तो पहली शुरुआत है, अभी माइनर इससे भी बड़े बड़े ब्लंडर करने वाला है। तो इसीलिए माइनर के टॉपिक को पढ़ा रहा हूं कि माइनर जो है कैसे कैसे करेगा। ये तो देखो एक केस लॉ हुआ जहां लॉ ने डिसाइड किया कि एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। रियल, ऑब्वियसली सर, सब रियल है, कोई भी मनमौजी थोड़ी बना रहे हम। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? देखो इसके लिए छोटा सा चार्ट भी बनाया ताकि आपको ये सब कुछ याद हो जाए। मैंने कहा ये आंटी है, आप ध्यान से देखो, ये आंटी है। आंटी के पास इस भाई ने क्या बोला कि मुझे घर दे दो, प्लीज कीप माई प्रॉपर्टी पेपर एंड लेंड सब मनी। सर प्लीज हेल्प यू फार, फटाफट कहां भाग गया? कोर्ट में, टू गेट माई प्रॉपर्टी पेपर बैक एज आई एम माइनर। और कोर्ट ने कहा यस यस यू आर टेलिंग राइट, यू आर माइनर। तो ये एग्रीमेंट कैंसिल होगा और आंटी को प्रॉपर्टी के सारे कागज वापस देने पड़ गए। क्या पहली कहानी समझ आती है? क्या आज का पहला टॉपिक ये याद करने का पहला टॉपिक कि द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। एमसीक्यू में क्वेश्चन यही आता है, द एग्रीमेंट विथ माइनर डैश लिखा होता है, आपको लिखना है वॉइड। ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन आएगा? वॉइड। और साथ में वर्ड होगा एबनिशियो। तो अब एबनिशियो का फुल फॉर्म कभी पूछा जाएगा, इसका मीनिंग पूछा जाएगा, तो आपको बताना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, पहले दिन से, पहली बार से ही गलत था। देखो मैं सिंपल बोलूं, कुछ चीजें बाद में जाके गलत होती है, कुछ चीजें शुरुआत से ही गलत होती है। माइनर का केस, माइनर का केस पहले दिन से ही गलत था, दैट इज कॉल्ड वॉइड एबनिशियो। डन है? क्या पहला कॉन्सेप्ट मजेदार था? और ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट अभी 5 आएंगे, क्योंकि माइनर के 5 पॉइंट और पांचों मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्या पहला पॉइंट डन है? अब दूसरा सुनना, दूसरा उससे भी ज्यादा मजेदार है। अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, देखो यार माइनर क्या होता है? जिसकी 17 साल उम्र हो, पता 18 टच नहीं किया हो। एक लड़का था, देखो कहानी ध्यान से समझना, ये पॉइंट अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल हम मैं दे रहा हूँ। ये एक लड़का था जिसकी उम्र थी 17 साल, उसने फिर आंटी से क्या ले लिया? लोन। आंटी से क्या ले लिया? लोन। अब एग्रीमेंट कैसा था? वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट कैसा था? क्योंकि हमने पढ़ लिया माइनर के साथ जो भी एग्रीमेंट करोगे वो कैसा है? वॉइड एब इनिशियो। अब ये एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो था, लेकिन अब आंटी तो पैसे रिकवर कर नहीं सकती थी, पर ना माइनर का बर्थडे आ गया, और माइनर क्या हो गया? अब मेजर हो गया ना, क्योंकि 18 साल का हो गया तो वो मेजर हो गया। अब उसको रात को एक दिन भगवान सपने में आए और भगवान ने बोला तूने गलत किया है, अब तू आंटी के क्या दे दे? पैसे वापस कर दे। वो सुबह उठा और आंटी के पास गया, कह रहा मैं आपके पैसे वापस करना चाहता हूं। आंटी ने बोला तू एक एग्रीमेंट बना जल्दी से, कि आंटी को लगा कहीं इसका दिमाग पलट जाए, तो आंटी ने क्या बनवा लिया इससे? एग्रीमेंट, कि भाई अब तू वादा करता है कि तूने जो पुराने पैसे थे वो तू देगा। एग्रीमेंट बना दिया। फिर उसको भगवान ने सपने में आया कि नहीं रहने दे, मत दे। अब वो कह रहा मैं नहीं दूंगा। आंटी गई कोर्ट में कि इसने क्या बनाया हुआ है, और एग्रीमेंट कब बनाया है? जब ये मेजर था। लॉ कहता है तब भी देने की जरूरत नहीं, लॉ कहता है तब भी देने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं देना?
ध्यान से सुनना, बनाया देना चाहिए आपको लग रहा है, लेकिन लॉ कहता है देने की जरूरत नहीं। पता है क्यों? कह रहा है सर जब ये जिस चीज के लिए पैसे दे रहा है वो गलती कैसी थी, जब ये माइनर था। लॉ कहता है कभी भी पुरानी गलतियां रेक्टिफाई नहीं होंगी, नो रेक्टिफिकेशन। यानी माइनर जो भी काम पुराने कर आया जब वो माइनर था, मेजर होने के बाद भी वो रेक्टिफाई नहीं कर सकता। वो चाहे देना तो दे सकता है, पर आंटी उसे कंपेल नहीं कर सकती कि देना पड़ेगा, तब भी नहीं, क्योंकि माइनर था। कहते हैं ना बचपने में हुई थी गलतियां, बचपने की गलतियों के लिए आपको बड़े होने के बाद सजा नहीं मिलेगी। वो देना चाहे अपनी मर्जी से दे दे, बात अलग है, पर आंटी उसे कंपेल नहीं कर सकती। हेडिंग क्या बनी? नो रेक्टिफिकेशन। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? यानी आज की दो हेडिंग डन हो जानी चाहिए हमारी। पहली है द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी एग्रीमेंट शुरुआत से ही माइनर के साथ गलत था, गलत है और गलत रहेगा। यानी गलत है और रहेगा में फर्क क्या हो गया कि सही भी नहीं होगा, नो रेक्टिफिकेशन। जैसे वो अकाउंट्स में पढ़कर आते थे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, लॉ कहता है नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलती थी वो गलती है। अब देखो यहां पे ये पूरा लिखा हुआ है, कहता है माइनर कैन नॉट रेक्टिफाई एन एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी, यानी जैसे ही वो मेजर हो जाए, क्योंकि ओरिजिनल एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो था। देखो यहां लिखा भी है इस वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो था, शुरुआत से गलत था, तो वो ठीक हो ही नहीं सकता। क्या हमारे को दो पॉइंट डन है? और देख लो मैं बता रहा हूं ये पूरा यूनिट आज क्लास में टिप्स पे आ जाएगा। क्या हमारे को अभी तक का पूरा याद हो गया? इतना आसान है सर, सेक्शन 11 पढ़ा हमने। हम लोग सिर्फ तीन ही लोग हैं जो कंपिटेंट हैं, मेजर, साउंड माइंड, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसका उल्टा बोले तो कौन लोग नहीं अलाउड हैं? माइनर, अनसाउंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। और हम शुरुआत किसकी करी? माइनर की। माइनर का हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अभी तो सर जो असली मजे वाली बातें हैं ना वो तो अभी आनी बाकी है माइनर के लिए, अभी तो सिर्फ हल्का हल्का कर रहा हूं। अभी तो एक ऐसा मजे वाले टॉपिक आएगा कि अभी लगा यार माइनर को तो फांसी चढ़ा दो, ये माइनर नहीं है, ये तो बहुत ही बेमान बंदा है। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा? माइनर की गलतियां रेक्टिफाई भी नहीं होंगी, यानी जो गलतियां उसने कर दी सो कर दी, अब आगे उसको रेक्टिफिकेशन के लिए भी कहा नहीं जा सकता, और वो करना चाहे तब भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्या दो बातें डन है? तीसरी सुनना शायद और मजा है। सर तीसरी बात ना, मैं आपको बताऊं, ये बात आपने 11th में पढ़ी है, ऑल्दो आपने कभी कनेक्ट नहीं की लॉ के साथ, पर यह पढ़कर आए हो 11th 12th में। ये मैं गारंटी दे सकता हूं ये पॉइंट आपने पढ़ा है, गारंटी दे सकता हूं पढ़ा है, और हमने कभी लॉ के नजरिए से नहीं सोचा। हर बच्चे ने ये बात पढ़ी है, हर बच्चे ने। आपने पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ी थी पक्का? पार्टनरशिप फॉर्म में ना एक कॉन्सेप्ट होता था कि पार्टनरशिप में माइनर भी आ सकता है, माइनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म बट ओनली फॉर प्रॉफिट। ऐसा हम पढ़कर आए हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा वो बात अलग है, पर हम ऐसा पढ़कर आए हैं कि माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? अभी तो हम बोल रहे थे एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड, तो फिर वो वैलिड कैसे हो गया? अभी तो हम बोल कर आए ना कि कोई भी हम एग्रीमेंट करते हैं माइनर के साथ वो क्या माना जाएगा? वॉइड। तो फिर वो माइनर पार्टनर कैसे एडमिट हो गया? लॉ कहता हो सकता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें माइनर के फायदे की बात हो रही है वो वैलिड है। इसीलिए वो क्या ले रहा था? सिर्फ प्रॉफिट। वो क्या ले रहा था? प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट प्रॉफिट ले रहा है तो ठीक है। अरे ये तुम्हारे घर पे होता है, एक बार बताओ, गेस्ट आते हैं, गेस्ट माइनर के हाथ में 500 का नोट पकड़ाते, माइनर ऐसे पकड़ लेता है, फिर नहीं छोड़ता, मम्मी को भी नहीं देता, तो वो ले लेता है ना। लेकिन मम्मी क्या उसको फोर्स कर सकती है कि तू गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए भी अब तू पैसे दे? यानी बेनिफिट ले सकता है माइनर। देख लो और एक और मजा, अब वो सारे एग्रीमेंट जिसमें माइनर को बेनिफिट मिल रहा है वो वैलिड है। अब एक एग्जांपल लो, ए माइनर है और बी मेजर है। मेजर ने माइनर को कह दिया कि मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा, लिख के एग्रीमेंट कर लिया, तो अब उस माइनर उसको कह सकता है और कोर्ट में ले जा सकता है कि इसे 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। यानी वो सारे एग्रीमेंट लॉ कहते हैं वैलिड है जिसमें फायदा किसको मिल रहा है? माइनर को। जिसमें नुकसान मिल रहा है वो वैलिड नहीं है, वो शुरुआत से गलत है, और जिसमें फायदा मिल रहा है सब बढ़िया भाई। अलग ही गेम चल रही है, अलग ही। अब माइनर ये सुन ले तब पागल ही हो जाए। क्या समझ आ रहा है? क्या तीन बातें हमारे को कनेक्ट हो पा रही हैं? पहली बात हमने क्या बोली कि एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। दूसरी बात हमने बोली कोई भी चीजें सही नहीं होंगी जो पुराने एग्रीमेंट थे वो मेजर होने के बाद भी वैलिड नहीं रहेंगे, नो रेटिफिकेशन। तीसरी बात तो भाई साहब अल्टीमेट ही है,
कह रहा है वो सारे एग्रीमेंट जो माइनर ने करे हैं फॉर द बेनिफिट, जिसमें माइनर को बेनिफिट मिल रहा है, वो वैलिड है। और हम पढ़ कर आए पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट भी अब देखो लॉ से कनेक्ट हुई, क्योंकि लॉ में था इसलिए वहां था। तो पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि माइनर कैन बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर द प्रॉफिट, यानी बेनिफिट मिल रहा है तो बढ़िया, लेकिन उसे लॉस नहीं मिलेगा। यानी फर्म लॉस में आ जाए तो उसे कुछ भी घर से देने की जरूरत क्या। 3 पॉइंट डन है। ये 3 पॉइंट हमें टिप्स पे होने चाहिए, इससे एमसीक्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ये हमारे ऐसा है कि क्वेश्चन आना ही आना है कि हमारे को इतना अच्छे से ये याद हो गया। अब एक एग्जांपल देखो, कहता है कि सर माइनर जब भी कोई भी एग्रीमेंट करे, कोई भी जिसमें सारे में माइनर को क्या मिल रहा है, बेनिफिट, वो सारे एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड, वैलिड है। यही एमसीक्यू आएगा कि एग्रीमेंट वैलिड है वॉइड, तो आपको टिक लगाना होगा वैलिड है। क्या हमारे 3 पॉइंट डन है। चौथा तो मैं बता रहा हूं होश उड़ा देंगे, चौथा सबसे ज्यादा ब्लंडर है। चौथा तो ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है माइनर को फांसी चढ़ा दो यार। अब देखो ध्यान से क्या हुआ ये केस, वैसे मैं आपको समझाऊं पहले, उससे पहले ना एक वर्ड बोलता हूं। आपको ये स्कूलों में पढ़ाया गया, ये हमारे स्कूल का टॉपिक है, बट शायद आपको याद ना हो या हो, पता नहीं, मैं ट्राई करता हूं। देखो ध्यान से, एक स्कूल में पढ़ते थे रूल ऑफ स्टॉपेल। हम मैं बताता हूं कहां पढ़ाया है। पार्टनरशिप, पार्टनर बाई स्टॉपेल होता था। टाइप्स ऑफ पार्टनर में स्कूल में हम जब पार्टनरशिप पढ़ते थे तो अकाउंट्स की थ्योरी में भी होता था पार्टनर बाई स्टॉपेल। चलो मैं बता देता हूं, अरे अभी सब याद आएगा कि हाँ ये सब हमने पढ़ा हुआ है। या पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, सुना है ऐसा वर्ड, इल्ले नो हो, अभी सुनोगे आप, देखो ध्यान से। यार मैं आपको ना एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, शायद आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। ये वाले के बाद तो आपको ऐसा लगेगा इंसानियत से ही भरोसा उठ जाएगा। मान लो यहां पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से एग्जाम्पल देखना। ए है और बी है, ये दोनों पार्टनर हैं। ए और बी के आपस में पार्टनर है। ये स्कूल की पहले बात बता रहा हूं, तब इस टॉपिक पे लाऊंगा। ए और बी पार्टनर है, और बी के साथ ना सी जा रहा है, ये बी का फ्रेंड है सी। ही इज नॉट अ पार्टनर, पार्टनर कौन है, सिर्फ पी, सॉरी पार्टनर 1 पार्टनर 2 यानी ए और बी। सी पार्टनर है क्या, नहीं, पर सी भी बी के साथ हर जगह जाता है। ये लोग एक क्लाइंट मीट पे जा रहे थे जहां डी दिख गया इन्हें, जहां पे कौन दिख गया, डी, और डी ने सी को पहचान लिया। अबे तू, कह रहा हाँ भाई ये हमारी फर्म है। इसने क्या शो किया अपने आप को, पार्टनर। इसने अपने आप को क्या शो किया, पार्टनर। और इन दोनों ने भी मना नहीं किया, क्या इसने शो किया कि यस ही इज अ पार्टनर, और इस चक्कर में डी ने इनको क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट। अब बाद में सी कहता मैं तो पार्टनर था ही नहीं, तो लॉ कहता था, याद करो स्कूल में पढ़कर आए, लॉ कहता था सी को भी पार्टनर माना जाएगा और इसकी भी लायबिलिटी है कि ये वो पैसा चुकाए। ये हम स्कूल में पढ़कर आते थे। अब ये स्टॉपेल का मतलब, होल्डिंग आउट का मतलब क्या था, रोक दिया जाएगा तुम्हें डिनाई करने से कि तुम पार्टनर नहीं हो। ये स्कूल में ही पढ़ाया था हमने, पार्ट इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, पर उन्होंने एक एग्जांपल देके बताया होगा कि एक रूल ऑफ स्टॉपेल होता है कि अगर आपने एक्ट किया है पार्टनर, तो बाद में आपको मना करने से रोक दिया जाएगा, यू विल बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर। क्या थोड़ा बहुत याद आया, नहीं भी आया तो समझ आया कि मैं बोल क्या रहा हूं। रूल ऑफ स्टॉपेल और रूल ऑफ होल्डिंग आउट का मतलब था रोक दिया जाएगा। अब ये बात पढ़ाई तो सही, पर अब जो मैं बोलने वाला हूं ये बहुत ही दुख की बात है। अब जो मैं कहानी बोलने वाला हूं ना वो बहुत ही दुख की बात है। पहले मैं बोल देता हूं मीनिंग लॉ बोल क्या रहा है, कह रहा है ये रूल ना माइनर पे नहीं लगता, ये रूल माइनर पे, इसका मतलब क्या है। अब देखो मतलब तो बहुत ही भयानक है। ये एग्जाम्पल पहले दिखाता हूं, फिर आपको कुछ ज्यादा ही मतलब मजा आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये माइनर गया आंटी के पास, फिर से कह रहा आंटी 10,000 का लोन दे दो। आंटी कह रही मैं माइनर, अब आंटी पढ़ चुकी है, आंटी कह रही मैं माइनर को लोन। इसने कहा देखो मेरा पैन कार्ड, देखो मेरा आधार कार्ड, मैं तो मेजर हूं, मैं तो मेजर हूं। अब इसने आंटी के डॉक्यूमेंट देखे, आंटी कह रही अरे ये तो मेजर है। आंटी ने 10,000 का लोन दे दिया। अब फिर ये गया बैंक वहां कोर्ट के पास, कोर्ट को कह रहा है सर मैं तो माइनर हूं। तो आंटी ने बोला इसने मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाया, कह रहा वो तो मैंने मजाक किया था। कोर्ट कहता ये माइनर है और ये कॉन्ट्रैक्ट गलत है। माइनर कभी भी कह सकता है कि मैं तो माइनर हूं, यानी माइनर इज के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपेल नहीं लगेगा। यानी माइनर को नहीं रोका जाएगा कि तूने पहले अपने आप को मेजर कहा है तो तू मेजर ही है। क्या मजा नहीं आ रहा कि माइनर ने गेम खेल ली, माइनर ने पहले क्या बोला कि मैं तो मेजर हूं, उसके बाद में वो कह रहा है वो माइनर है।
तो भी वो माइनर ही माना जाएगा और वो एग्रीमेंट वॉइड था, वॉइड ही रहेगा। यानी हमारी ऑब्लिगेशन है, मेजर पार्टी की ऑब्लिगेशन है कि अच्छे से चेक कर ले भाई, नहीं तो बाद में गड़बड़ हुई तो हुई। कितनी बात समझ आती है? ऐसा कई बार हम करते हैं। एक बार मुझे ना एक सीन याद आता है, मैं अमृतसर गया था और मतलब मेरी उम्र शायद 8 साल थी, मेरी उम्र 8 साल थी और मेरे साथ ऐसा हो जाता था ना, एक जितना मतलब झूठ ना लिमिट बोल पाता था, उसके बाद नहीं बोल पाता था। तो मैं 8 साल का था और अमृतसर उतरे तो मेरे घर वाले टिकट नहीं लेते थे मेरी, क्योंकि 5 इयर्स तक के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो अमृतसर में एक लेडी पुलिस वाली, वो लेडी टीटी चेकर थी, उसने रोक लिया मेरे को और बोला टिकट, इसकी टिकट। तो मेरे घर वालों ने, ये तो 5 साल का ही है। तो उसने बोला मुंह खोलो, यार इसके दांत तो आ गए हैं, जो दांत टूट के वापस आ गए, 5 साल तक से ऊपर का ही है। तो उसने मेरे से पूछा बेटा आप कितने साल के हो, मुझे आज भी याद है। मैं कहा वैसे तो मैं 8 का हूँ, पर मेरे घर वालों ने 5 बोला है। क्या मैंने बोल दिया? अब वो मेरी बात को क्या एज एन एविडेंस ले सकती थी? नहीं। उसने बोला क्या बोला आपने? मैं कहा नहीं मैं 5 का हूँ। क्या मैंने ऐसा किया? यस, माइनर के ऊपर रूल नहीं लगता, माइनर को रोका नहीं जा सकता, माइनर तो बाद में तुरंत कह देगा मैं तो माइनर ही था। माइनर चेंज कर सकता है और माइनर को ये नहीं कह सकता तूने पहले बोला था तो तू अब मान। अब देखो ये क्या बना केस, ये लेडी को इसने क्या दिखाया, फेक डॉक्यूमेंट्स, और लेडी ने फिर से इसको क्या दे दिया, लोन, और ये फिर कहां चला गया, कोर्ट। तो मैं अब लॉ क्या बोलता, ध्यान से सुनना, कहता द रूल ऑफ स्टॉपेल इज नॉट अप्लाई टू माइनर, यानी माइनर इज अलाउड टू ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। हर समय कह सकता मैं तो माइनर हूं, मेरे को मत बताना भाई तुमने, मैंने बोला था मेरी मर्जी, उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो भूल जाता हूं, कितना नन्ना मुन्ना बालक हूं मैं, मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि मेरे को बोलना क्या है, मैं तो वैसे गुस्से गुस्से में बोल दिया था, गलती से बोल गया। लोग कहता ओके डन। तो इस गलती किसकी मानी गई, आंटी की, आंटी को ही देखना चाहिए था। मुझे नहीं लग रहा एक तरफा लॉ हो रहा है ये, एक तरफा। और वैसे हम लोग कहते हैं लॉ हमेशा जस्टिस करता है, पर पता है लोग गलत कर देते थे बच्चे के साथ, यानी गलत कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते थे, इसलिए लॉ ने इस तरीके से बनाया कि आप कुछ भी करो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्या 4 पॉइंट डन रहेंगे? ये चारों पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ में भी यूज होते रहेंगे। पहला पॉइंट हमने बोला द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, पहले दिन से, शुरुआत से ही गलत माना जाएगा। दूसरा हमने बोला सर एग्रीमेंट तो वॉइड है ही है और ये कभी ठीक भी नहीं होगा, नो रेटिफिकेशन। यार लेकिन 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 ठीक रहेगा अगर माइनर के बेनिफिट के लिए, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, बट अगर माइनर ने कुछ गलत भी दिखाया, कुछ भी करा, तो रूल ऑफ स्टॉपेल माइनर पे नहीं लगेगा। क्या चारों पॉइंट डन है? अब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया, अब माइनर ने बहुत ज्यादा फायदे नहीं ले लिए। अब लॉ थोड़ा सा एक पॉइंट पे बदलता है, एक पॉइंट पे बदलता है, और ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। एक बात समझते हैं, मान लो एक बंदा है, एक लड़का है, उसका नाम मान लेते हैं हम सुरेश, चलो अच्छा सा नाम रख देते हैं, जिमी रख देते हैं उसका नाम। लड़के का क्या नाम है? जिमी। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये लड़के का नाम है जिमी और लड़के के घर वाले सारे यूएस घूमने गए, पर उसका ना एग्जाम था, लॉ का एग्जाम था, तो बेचारा नहीं गया। अब वो जिमी बेचारा अकेला अपने बंगलों पे रुका हुआ है, बहुत ध्यान से सुनने मेरी वर्डिंग्स पे, उसके घर वाले कहाँ गए हैं? यूएस। वो अकेला अपने बंगलों पे रुका हुआ है और बंगलों पे अकेला रुका हुआ है। अब भाई साहब पड़ गया बीमार, क्योंकि जिमी को आदत नहीं थी, भाई साहब उसके घर में भाई शेफ वेफ खाना बनाते थे तो खाते थे, अब उन्होंने घर वालों को छुट्टी दे दी, अब वो बेचारा टिफिन ले रहा है, जिमी पड़ गया बीमार। पड़ोसी ने देखा कि अभी ये तो जिमी बीमार हो गया। अब बीमार क्या हुआ है? हल्का सा बुखार और सर दर्द है, पर बड़े लोगों का बुखार और सर दर्द बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने उसको कहाँ एडमिट करा दिया? गंगाराम में, गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। किसने करा दिया? पड़ोसी ने। और वहां का बिल आया 2 लाख रुपए। अब पड़ोसी ने कितने खर्च कर दिए? 2 लाख। अब क्या, मेरा सवाल है, क्या पड़ोसी 2 लाख रुपए माइनर से रिकवर कर सकता है? सवाल तो ये है ना, कहानी तो यही है। अबे पड़ोसी ने तो बेचारे ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए 2 लाख खर्च कर दिए। अब माइनर कह रहे एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड। अब क्या होगा? अब लॉयर आप क्या करें? कहता रुक जा सर, माइनर से रिकवर करेंगे। अभी बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला। अगर हमने कोई भी ऐसी चीज माइनर को दी है, बहुत ध्यान से सुनना, आज शायद आप ना जमीन आसमान से बहुत सारी चीजें, आपको ऐसा लगेगा आपने गलत सोचा था, गलत समझा था, आज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। मैंने बोला अगर कोई भी ऐसी चीज
हमने माइनर को सप्लाई करी है जो उसके लिए नेसेसिटी है। हमने कोई भी ऐसी चीज माइनर को सप्लाई करे जो उसके लिए नेसेसिटी है, तो माइनर से वो रिकवर किया जा सकता है। तो माइनर से वो रिकवर, बस 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 एक बात समझना, उसकी प्रॉपर्टी को बेच के। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर किया जा सकता है, यानी पर्सनली लायबल तो नहीं बनाया गया अभी भी। एक सिंपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझना, माइनर के पास कुछ प्रॉपर्टी है और हमने माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई करी है, तो इस एसेट को बेचकर उतनी लायबिलिटी तो रिकवर की जा सकती है। डन है इतनी सी बात, पक्का। अब मेरा सवाल है जो शायद आप कभी सोच ही नहीं पाओगे कि ये भी कोई पूछ सकता है, व्हाट इज नेसेसिटी? व्हाट इज नेसेसिटी, ये बताओ बाप, व्हाट इज नेसेसिटी? व्हाट इज नेसेसिटी क्या होता है सर? एग्जाम्पल चाहिए मुझे। हाँ जी, इस पे पैर मत लगा। आपके हिसाब से नेसेसिटी क्या है? और खाना, आपने बोला फूड और वाटर, और खाना हो गया सब, खाने में सब हो गया। खाने के अलावा जिंदगी में नेसेसिटी क्या है? मोबाइल फोन, वेरी गुड। और मोबाइल फोन के आगे एसी, फ्रिज नहीं, बाइक, स्कूटी, घर नेसेसिटी है? अब बता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज नेसेसिटी। एक बात समझाऊं सर, ये तो हमको लगता है कि ये नेसेसिटी, आपने मोबाइल बोल दिया। सर आपको पता है इंडिया के अभी भी 30 to 40% ऐसी पॉपुलेशन जिन्हें मोबाइल नहीं है जिनके पास, तो नेसेसिटी कैसे हो गया? पता है सर नेसेसिटी, और आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी हमें ऐसा लगता है ये नेसेसिटी और लग्जरी है। सर नेसेसिटी और लग्जरी में ना एक फर्क है, ये हमारे स्टेटस पे डिपेंड करता है। सर जब हमारे पे पैसे है ना तो हमें ये चीज नेसेसिटी लगने लगती है, मोबाइल फोन हमारे को नेसेसिटी लगने लगती है, पर बहुतों के लिए मोबाइल कैसा है? लग्जरी। अब एक बात समझना सर, अंबानी, आप कह रहे हो आपके लिए ना सर प्राइवेट प्लेन होना आपके लिए क्या है? लग्जरी है, पर अंबानी के लिए नेसेसिटी। कहीं जाना होता है तुरंत कैसे जाएंगे? सर उनके घर में सेंट्रलाइज, शायद हमारे घर में सेंट्रलाइज एसी होना लग्जरी हो जाएगा, पर उनके लिए सेंट्रलाइज एसी होना नेसेसिटी है। सर उनके पास प्राइवेट यार्ड होना नेसेसिटी है, हमारे लिए प्राइवेट यार्ड होना हमारे लिए क्या है? लग्जरी है। अब देखो बहुत लोगों के लिए सर एसी लग्जरी हो सकता है, हमारे लिए नेसेसिटी हो जाए, उनके लिए क्या हो जाएगा? लग्जरी। तो सर एक बात समझना, नेसेसिटी और लग्जरी डिपेंड करता है हमारे स्टाइल पे, हमारे उस स्टेटस पे। क्या बात समझ आती है? अब मेरे एग्जांपल पे वापस आओ, इसलिए मैंने पूरी कहानी में क्या बोला, लड़का जिसका नाम है जिमी है, जिसके घर वाले कहां गए हैं? यूएस से, उनका क्या है? बंगलो। ये मैं आपको उनका स्टेटस बताने की कोशिश कर रहा था कि दे आर वेल मेंटेन, बहुत अच्छा रिच है। तो पड़ोसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो भाई उसकी नेसेसिटी है। अमीरों के लिए जरा सा बीमार पड़ के हॉस्पिटल जाना क्या है? हमारे लिए दवाई खाना नेसेसिटी है, केमिस्ट से लेकर। बड़े लोगों के लिए क्या है? ये हॉस्पिटल जाके इलाज कराना नेसेसिटी है। क्या बात समझ आती है? तो अगर वो नेसेसिटी, ध्यान से, अगर वो नेसेसिटी है, और देख अब हमें समझ आएगा, नेसेसिटी है यानी अमीर है, पैसा है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी होगी, तो प्रॉपर्टी से बेच के रिकवर किया जा सकता है। बोलो डन है क्या? क्या आज के हमारे पांचों पॉइंट डन है? बस ये शर्त रखना, देखो क्या बोला है, माइनस लायबिलिटी फॉर नेसेसिटीज, और मैंने नेसेसिटी अभी समझाया। ये हमारे को लगता है रोटी कपड़ा मकान इज अ नेसेसिटी, इज नॉट अ नेसेसिटी। नेसेसिटी डिपेंड्स अपॉन अवर स्टेटस। कितनी बात समझ आती है? एक समय ऐसा आएगा शायद, क्या पता आप बोल दो कि सर प्राइवेट प्लेन होना भी नेसेसिटी है, एयर टैक्सी होना भी हमारा क्या है? नेसेसिटी है। सर हमें तो 4 रोबोट चाहिए घर में, बहुतों के लिए रोबोट होना भी क्या है? नेसेसिटी होगी। क्या बात समझ आती है? तो अब हम पांचों पॉइंट देखो माइनर रिलेटेड बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, और एब इनिशियो का मतलब क्या था? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या फर्स्ट पॉइंट डन है? सेकेंड हमने क्या बोला? नो रेटिफिकेशन, जाके एक बार धोआ मुंह। नो रेटिफिकेशन, नो रेटिफिकेशन का सिंपल एक मतलब था कि सर जो चीज हमने कर दी वो रेटिफाई नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि सर माइनर कभी भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है तो वो वैलिड है। और चौथा पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि सर माइनर
के ऊपर तो रूल ऑफ स्टॉपेल भी नहीं लगता, यानी माइनर कभी भी कह दे मैं मेजर हूं, बाद में वो डिनाई कर दे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट पढ़ा, माइनस लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। और मैंने बोला नेसेसिटी का मतलब होता है वो उसके सोशल कल्चर पे, सोशल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर वो लायबिलिटी थी तो पैसा रिकवर किया जा सकता है। कोई डाउट इतने में? आगे बढ़ते हैं। ये वही एग्जाम्पल मैंने बनाया कि देखो इसने मांगा फूड, और शायद इसके लिए केस में फूड नेसेसिटी था, तो द शॉपकीपर कैन सेल द माइनस प्रॉपर्टी टू रिकवर द मनी। इतने पॉइंट में कोई डाउट? अब जो एक चीज पूछने वाला हूं ना, देखता हूं शायद आपको थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स आता है या नहीं आता। बहुत बेसिक, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? ये वर्ड तो सुना होगा, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? जो चीज डूब जाए। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। बोल, इंसान के अकाउंट्स में बोला जाता है इंसॉल्वेंसी हो गया है, बंदा इंसॉल्वेंट हो गया है, बंदा हो जाता है इंसॉल्वेंट। बिजनेस भी इंसॉल्वेंट हो जाता है, पर मैं तो बंदे के लिए पूछ रहा हूँ, व्हाट इज बंदा, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? ये तो अकाउंट्स में पढ़ा होगा हमने, बीएसटी में भी पढ़ा होगा। चलो मैं बताता हूँ। सर इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं पहले तो दिवालिया। अरे हर चीज का एकदम आसान तरीका देने वाला हूँ। इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया। इंसॉल्वेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिवालिया। अब दिवालिया का मतलब भी देखो, मैं समझाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, हर चीज का कोई मायना रहा होगा तो ये नाम पड़ा दिवालिया। अब मैंने कैसे याद किया वो देखता हूँ। दिवाली से बना दिवालिया, ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा लॉ नहीं कह रहा। कह रहा दिवाली पे ना सर ऐसा होता है, हम ना बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। बहुत ज्यादा जब हम खर्चा कर लेते हैं तो हमारा ना ऐसा दिवाला निकल जाता है, उससे बना दिवालिया। अभी सुनना कैसे, और ये तो मैंने मूवीज में सुना है। एक डायलॉग होता था, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। अब देखो लॉ कितना कनेक्ट होता है। और आपके देखो ये इंसॉल्वेंट वर्ड कितना बार हमने सुना, पर हमें इतने अच्छे से नहीं आएगा, ये इलस्ट्रेशन से आएगा। ये टीवी के मतलब मूवी में एक बार मैंने सुना, आमदनी ठन्नी और खर्चा रुपया। इसका भी मतलब क्या है? अब ध्यान से, ये इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा ये वर्ड, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। आज ही बता देता हूं, देखो ध्यान से। आमदनी ठन्नी का मतलब क्या है कि इनकम हमारी कितनी है? 50 पैसा। ठन्नी का मतलब होता था 50 पैसा। और खर्चा रुपया मतलब 1 रुपीज। हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? 1 रुपीज। देखो वो भी क्या बता रहे थे, हम समझ ही नहीं पाते बेचारे की बात। हम गाने ही सुनी जा रहे हैं, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, पर वो बोल पता क्या रहे हैं कि सर देखो ऐसा होने वाला है। अब जिसको समझ आ रहा है, ये ना डेफिसिट में चले जाएंगे हम। अब यही हम पढ़ेंगे जाके, जब बजट का चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम बोलेंगे कि सर डेफिसिट हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा। क्यों डेफिसिट हो गया? कमाया हमने 50 पैसे, खर्च कितने कर दिए? 1 रुपए। और देखो अब इसी में बोलते हैं सर, जहां पर किसी बंदे की एसेट्स कम हो जाए और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अब दिवाली में ऐसा हो जाता है, इसलिए बोलते हैं दिवाला निकल गया, वहां से बन गया दिवालिया। दिवालिया इज इक्वल टू इंसॉल्वेंट। अब ध्यान से, मैं क्यों बता रहा था इंसॉल्वेंट, अभी सुनते हैं। अब मैं ऐसा बोल दूं क्या, एक बंदा जिसके पास 1 लाख रुपए की एसेट है और 2 लाख की लायबिलिटी, उसे हम कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा? इंसॉल्वेंट। कोर्ट करता है डिक्लेयर। कौन डिक्लेयर करेगा? कोर्ट। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अभी अभी मैं पढ़ा कर आया कि माइनर जो है, अगर माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई हुई है, बहुत ध्यान से, माइनर को कोई नेसेसिटी सप्लाई हुई है, तो दूसरा बंदा माइनर की प्रॉपर्टी बेचकर पैसा रिकवर कर। मेरा सवाल है बस, कैन माइनर बी इंसॉल्वेंट? क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? सवाल का जवाब बहुत सोच के देना आप, कि क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? यस या नो, और मुझे दोनों के साथ लॉजिक भी चाहिए। यस तो वाई यस, और नो तो वाई नो। कैन माइनर बी इंसॉल्वेंट, यस और नो? ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये टॉपिक पढ़ाना था, अभी के अभी कनेक्ट हो रहा था, इसलिए अभी के अभी मैंने पढ़ा दिया। माइनर के पॉइंट्स में से नीचे वाला पॉइंट है ये, माइनस एंड इंसॉल्वेंसी। तो ये मुझे पढ़ाना था उस टॉपिक पे, तो अभी कनेक्ट हो रहा था, तो मैंने अभी के अभी इसलिए पढ़ा दिया। क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नो, नहीं हो सकता। ये तो आपने देख लिया आंसर। अब मैं आंसर के साथ लॉजिक देता हूं। सर अभी अभी एक बात मैंने बोली, देखो जिसको समझ आता है ना, इतने आराम से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, इंसॉल्वेंसी क्या होती है? जहां पर एसेट्स कम हो जाती हैं और लायबिलिटी
ज्यादा हो जाती है। इतनी बात समझ आती है? अभी वेट करो, माइनर की सिचुएशन में क्या होने वाला है। अभी हमने पढ़ा कि सर माइनर के पास एसेट हो सकती है, माइनर के पास एसेट हो सकती है। अरे अंबानी के बच्चे के पास बहुत पैसा नहीं है क्या, उसके बहुत सारे उसके पास गोल्ड चेन्स मिल गए, उनको तो पार्टीज में बहुत पैसा मिल गया। लेकिन माइनर की लायबिलिटी आ सकती है क्या? यस। पर हमने पढ़ा कि माइनर की लायबिलिटी कहां तक है, उसकी एसेट तक। क्योंकि पर्सनली तो हम लायबल नहीं बना सकते, तो कितनी तक ले सकते, जितने तक उसकी एसेट है। उसकी एसेट को बेचकर पैसा रिकवर किया जा, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि माइनर की लायबिलिटी मैक्सिमम कितने तक आएगी, एसेट तक। तो देख मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्टेज होती है जहां माइनर, सॉरी इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्टेज होती है जहां एसेट्स कम हो जाती है और लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तभी इंसॉल्वेंसी आती है। पर माइनर के केस में देखो क्या होगा, इतनी एसेट्स है, लायबिलिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, इससे ऊपर जाएगी, तो माइनर कभी इंसॉल्वेंट होगी। क्या लॉजिक समझ आता है? क्योंकि माइनर की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी बन सकती है, अप टू देयर एसेट। अगर माइनर के पास 1 लाख रुपए है तो माइनर की लायबिलिटी मैक्सिमम बनी कितनी सकती है, तो फिर वो कभी इंसॉल्वेंट हो ही। अब मैं पहले इसीलिए बता दिया क्योंकि अभी अभी वो टॉपिक बताया था कि माइनर की, अभी हमने पढ़ा नेसेसिटी फॉर द माइनर, इसलिए मैंने पहले ये कनेक्ट कर दिया ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। क्या हमें समझ भी आता है इतना? अब तो देखो मजे वाले पॉइंट्स हैं, आज पागलों की कहानी भी पढ़ाऊंगा, सबसे ज्यादा पागलों की कहानी में मजा आएगा। ऐसी बातें पूछोगे ना या डाउट भी पूछोगे, मैं डाउट भी नहीं बता पाऊंगा। लॉ कहता है सर माइनर जो अनसाउंड है ना उसके साथ कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अभी बता दे रहा हूं। कहता है अनसाउंड के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। कहता है सर कब कर पाएंगे, कहता है जब अनसाउंड थोड़ी देर के लिए साउंड है। अब बच्चा मेरे से डाउट पूछता है, सर ये पता कैसे चलेगा वो साउंड है या अनसाउंड है। मैं कहा एक बार जाइयो सामने, थप्पड़ नहीं मारे तो मान लियो कि अभी साउंड है। अब ये इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार। क्या इतनी बात समझ आती है आपको? आगे बढ़ते हैं, चलो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कभी ऐसा सुना है कि गली में गर्मियों के टाइम पे आइसक्रीम वाला आया, वो आइसक्रीम लेकर आया, क्वालिटी वॉल्स क्वालिटी वॉल्स। एक छोटा सा बच्चा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का निकला बाहर, भैया आइसक्रीम देना। मैंने ना, देखो पता है क्या, हमारे हर एक बंदे को लॉ पता है, पर वो कनेक्टेड नहीं है लॉ से। अब मैंने ना उस दुकान आइसक्रीम वाले को देखा है, आइसक्रीम वाला ना बच्चा मांग रहा होता है, नहीं देता वो किसकी तरफ देखता है, पेरेंट्स की तरफ। जब तक पेरेंट्स का इशारा नहीं होता वो नहीं देता। होता है ना ऐसा? क्यों होता है पता है? क्योंकि अगर माइनर को पेरेंट बिना पेरेंट से पूछे उसने दे दिए, तो अब वो पैसा किससे मांगेगा, पेरेंट्स से। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, हमसे पूछ के दिया है, तू जान। यही लॉ भी कहता है सुनो ध्यान से, माइनर ना अपने पेरेंट्स को लायबल नहीं बना सकता। यानी जो गलतियां माइनर करेगा उसके लिए पेरेंट्स लायबल, गार्जियन लायबल नहीं है। कब लायबल होंगे, जब उन्होंने उसको कंसेंट, नहीं जब उन्होंने उसको कंसेंट दिया। इसीलिए आइसक्रीम वाला माँ बाप के इशारों का वेट करता है, कहता है सर दे दे, कहता हाँ दे, तो देता है क्योंकि अब वो लायबल। देखो हमारे हर जगह लॉ घूम रहा है। अब ये पॉइंट्स हमें रट्टे थोड़ी मारने हैं, ये तो हमें पता था। आज हमने बस एक पॉइंट पढ़ लिया कि माइनर कैन नेवर हेल्ड देयर पेरेंट्स लायबल, अपने पेरेंट्स को लायबल नहीं बना सकता जब तक पेरेंट्स कंसेंट ना दे। वैसे एक बात बता देता हूं, पेरेंट्स और गार्जियन में भी फर्क होता है, पता है आपको ये बात? पेरेंट्स इज इक्वल टू मदर फादर, और उसके अलावा कोई भी जो आपकी देखभाल कर रहा है दैट इज कॉल्ड गार्जियन। मम्मी के पापा के अलावा जैसे दादा दादी चाचा चाची जो भी आपकी देख रेख करता है दैट इज कॉल्ड गार्जियन। ये बात समझ आती है? तो ना हम पेरेंट्स को लायबल बना सकते हैं ना हम गार्जियन को लायबल बना सकते हैं। देखो यही एग्जांपल मैंने दिया कि आइसक्रीम वाला भाई आया, तो बच्चा, देखो ये फोटो बहुत ध्यान से देखो, बच्चा आइसक्रीम वाले की तरफ ऐसे झुक रहा है। अब आइसक्रीम वाले ने भैया ने ऐसे पकड़ा दी, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और बच्चे ने तुरंत ऐसे खा भी ली, तो बच्चा जाने और आइसक्रीम वाला जाने, माँ बाप को पैसे देने की जरूरत। अरे वो ऐश पर मतलब थोड़ा सा इमो वो देख के कि हाँ भाई बेचारा गरीब है, दे दे, वो बात अलग है, पर ऐश पर लॉ देने की जरूरत। अगर वो कोर्ट चले गए तो आइसक्रीम वाला रिकवर नहीं कर सकता, एज पर लॉ है। अब हम इमोशनल होके एज पर एथिकल वैल्यूज दे देते, वो बात अलग है। क्या हमारे को इतनी पॉइंट समझ आएंगे? एक बात और, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स करने के लिए और हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये टॉपिक्स हमें पता है, पढ़ अगर आप आराम आराम से रीड करते रहोगे और एग्जाम्पल्स नहीं कनेक्ट करोगे तो बहुत बोरिंग लगेंगे, पर एग्जाम्पल से मजे भी आएंगे और याद भी होते रहेंगे। बस एक बात बताओ, दो लोग हैं, ये ना घर में होता है हमारे, मान लो एक बड़ा भाई है और इधर एक बड़ा भाई है और इधर एक छोटा भाई है।
बड़े भाई की उम्र है 25 साल, इधर वाले भाई की भी उम्र है 28 साल, और इसकी उम्र है 12 साल। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते कुछ। ये देखो, ये तो हमारे घर में होता था ऐसा। ये घर बात कर रहे होते और ये कुछ बीच में बोलता है। क्या जवाब देते हैं बीच में से दोनों? बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत, ऐसा सुना है आपने? ऐसा हमेशा होता है कि जो छोटा वाला बीच में बोल रहा था उसे बोलते चुप चुप रहे, हम दो बड़े बात कर रहे हैं, तुझे बोलने की जरूरत। अब ये देखो कैसे लॉ में कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कैसे कैसे पॉइंट्स लाकर आपको लॉ में कनेक्ट करके दूंगा मैं। अब देखो क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एक पार्टी यहां मेजर है, ध्यान से, ये पार्टी मेजर है क्योंकि 25 का है, और इधर से भी, अब ऐसा भी तो हो सकता है दो ऑफरर और एक ऑफरी है, दोनों मिलकर, मैं और मेरा छोटा भाई मिलकर ऑफर दे रहे हैं आपको, आप भी मेजर हो मैं भी मेजर हूं, पर मेरा छोटा भाई क्या है? माइनर। अब हम दोनों ने मिलकर ऑफर दिया, पर लाइबल कौन होगा? इधर से आप, इधर से मैं, माइनर लाइबल। यानी सर, अगर हम मेजर मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके साथ एक माइनर भी है, तो माइनर इज नॉट लाइबल, लाइबल तो सिर्फ मेजर मेजर पार्टी होंगे। तो देखो क्या हेडिंग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजर एंड माइनर, तो ओनली मेजर मेजर पार्टी विल बी लाइबल, माइनर पार्टी विल नॉट बी। एक बात एग्जाम्पल में आपको घर दिखाता हूं। सर ये तो ना, मैंने एक बार एक कजिन के साथ की बात बताता हूं आपको, और देखो मेरे को ना कहीं से कुछ भी हुआ हो, पता नहीं क्यों वो लॉ से कनेक्ट हो गया। अब देखो क्या हुई बात, एक मेरा भाई था कजिन, और एक और कजिन था, हम तीन कजिन थे, चाचा के लड़के। अब क्या हुआ, इस भाई ने, ये हमारा सीनियर भाई था उस समय, और इसकी उम्र उस समय शायद 23 साल थी, इसकी 19 साल थी, और मेरी 11 साल थी। ठीक है। अब इसने बोला, उस समय ना मोमोज का बड़ा क्रेज था, और ज्यादा, इससे भी ज्यादा, क्योंकि नए नए आए थे। मोमोज खाएं, मोमोज खाएं, मोमोज खाएं। इसने बोला खाएंगे खाएंगे। उस समय ना 70 रुपए की, मतलब सॉरी 30 रुपए की प्लेट होती थी, फुल चिकन की 30 रुपए की। अब इसने बोला खाएंगे खाएंगे, इसने बोला कॉन्ट्री करेगा ना? उसने बोला हाँ हाँ करूंगा। और मैं उनके घर गया हुआ था, मतलब मैं, ये लोग दोनों एक तरफ रहते थे, मैं अलग रहता था, तो मैं उनकी तरफ गया हुआ। अब 30 रुपए की कॉन्ट्री, मैं तो 1 रुपए भी नहीं लेके गया हूँ। क्या वो मेरे से मांगेंगे? नहीं, क्योंकि बात किसकी किसके बीच में हुई है। वैसे ये भी मेजर था क्योंकि ये 19 का था, और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा दिया कि ये 19 का था, ये 23 का था, और मैं 11 का था, ओनली एंड ओनली। अब क्या हुआ, ध्यान से सुन, अब एग्जाम्पल ऐसे मजाक में आगे बढ़ा रहा हूं। जब गए वहां पैसे ही नहीं थे। अब यहां से मोमोज वाले के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इधर से तीन पार्टी थी, मैं, मेरा भाई और एक और भाई, और इधर था मोमोज वाला। मोमोज वाले भाई ने पता मुझे कहा, बेटा आप घर जाओ, क्योंकि मैं तो क्या हूं। अब कौन कौन लाइबल होगा? वो मेरे दो भाई और ये। अब तुम अपना देखो, बर्तन धोने हैं, क्या करना है, मुझे कोई लेना देना। यानी अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मेजर और माइनर दोनों है, तो ओनली एंड ओनली कौन सी पार्टी लाइबल होगी? मेजर टू मेजर। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? ओनली एंड ओनली मेजर पार्टीज विल बी लाइबल। डन है इतनी सी बात? कोई डाउट इतने में? अभी ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ाऊं उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अभी अभी ये पढ़ाया था तो ये दोबारा नहीं बताऊंगा। माइनर पार्टनर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट? अब ना मैं आपको बताऊं, ये भी आपने आधा गलत पढ़ा है। स्कूल में हमने लाइनें पढ़ी, पता है क्या, टीचर की प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे की गलती नहीं है। स्कूल में ना टीचर के पास इतना प्रेशर सा होता है, उसकी 40 मिनट की 30 मिनट की भी क्लास होती है, वो जल्दी जल्दी बस कॉन्सेप्ट और चैप्टर खत्म कराने में लगे रहते हैं। स्कूल में एक लाइन लिखी हुई थी, अगर आपको याद है ना, या कभी भी आप घर जाके एनसीईआरटी चेक करोगे तो उसमें लिखा हुआ है, माइनर कैन बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म फॉर प्रॉफिट ओनली। बहुत फर्क है। एक बात समझो, एक नई फॉर्म बन रही है। अब पार्टनरशिप फॉर्म का ना सेक्शन 4 है, कहता है सर फॉर्म का मतलब क्या होता है, इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर मैं आपको लैंग्वेज याद कराऊं ना, लैंग्वेज देखो, पार्टनरशिप फॉर्म का व्हाट इज पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 कहता है इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट और लॉस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लैंग्वेज लिखी हुई, आप घर जाके पढ़ लेना, ये स्कूलों में लिखी हुई लैंग्वेज, ये हमें पढ़ानी होती है। अब इस लाइन में क्या लिखा था, हु एग्रीज, हु एग्रीज, और एग्री का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। एग्री का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट। और अभी हम पढ़ रहे माइनर तो एग्रीमेंट कर ही, इसलिए लॉ कहता है जब पार्टनरशिप बनती है ना, उस समय माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, इवन फॉर प्रॉफिट भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एग्रीमेंट। बाद में एक फर्क होता है, एक पहले पार्टनरशिप फर्म बनती है जो बना रहे हैं, बाद में पार्टनर ज्वाइन कर सकता है, बाद में माइनर पार्टनर ज्वाइन, अगर ये सारे पार्टनर कंसेंट दें।
इसलिए बोलता था विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बाद में अगर ये सारे बोले हाँ जी कोई दिक्कत नहीं इस बच्चे को भी बना लो, तो वो पार्टनर जो माइनर वाला है वो ज्वाइन कर, तो मैं ऐसा बोलूंगा न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर पार्टनर नहीं बनता, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट। क्या बात डन है? ये बात हमने वहां पढ़ी थी और यहां भी लिखा हुआ है। देखो यहां पे लिखा है अ माइनर बीइंग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनर नहीं बन सकता, बट एज पर सेक्शन 33 ही कैन बी एडमिटेड। एडमिटेड का मतलब होता है बाद में उसको एडमिट किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी उसे सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। क्या डन है इतनी सी बात? अब यहां पे इतनी सी बात में कोई डाउट? पहले ना अभी ये वाले टॉपिक खत्म हो जाए माइनर का पूरा यूनिट, फिर माइनर के पूरे को आराम से रिवाइज करेंगे, फिर अनसाउंड और बाकी करेंगे। इतना बता दूं जितना माइनर का टोटल टॉपिक है उतना दोनों मिला के भी नहीं है, यानी अनसाउंड तो 2 मिनट का भी नहीं है और बाकी वो वाला भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो सारा मेन टॉपिक क्या है? माइनर। और एग्जाम में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते ही माइनर के। अब माइनर में भी हमारे खत्म होने वाला 2 से 3 पॉइंट रह गए माइनर के। माइनर का खत्म हो गया, एक बार बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे माइनर को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या अभी तक का थोड़ा थोड़ा आ रहा है? चलो देखते हैं। अभी कुछ कुछ टॉपिक छोड़ रहा हूं जो मुझे लगता है अभी बता सकता हूं तुरंत के तुरंत, वही बता रहा हूं। चलो मैं पहले यही बता देता हूं, ऊपर वाला टॉपिक जो अभी हमने छोड़ा वही। यू नो एजेंट, व्हाट इज एजेंट? कभी सुना है इस बारे में? एजेंट और प्रिंसिपल, एजेंट और प्रिंसिपल सुना है इसके बारे में? क्या होता है ये? व्हाट इज एजेंट एंड प्रिंसिपल? और प्रिंसिपल कौन होता है? स्कूल का प्रिंसिपल? नहीं देखो मैं आप समझाता हूँ। पुष्पा मूवी देखी थी? पुष्पा 1? यार देखनी है ना? हाँ हाँ। लॉ इस में जीना है, मजे करने हैं, लॉ पढ़ना नहीं है, लॉ तो कनेक्ट करना है। चलो मैं अभी बताता हूँ। कोई भैया है जिसको, जो तेरे को कोई काम कहता है तू मान जाता है, कोई काम नहीं कहता कोई तेरे को, कुछ नहीं करता, तू कोई काम करा ही नहीं आज तक, किसी ने तेरे को कोई काम नहीं कहा कि करने के लिए। अच्छा मम्मी पापा, मम्मी पापा कैसे काम बोलते, क्या बोलते करने को? चलो एक बात बता, मान ले एक कोई गेस्ट आया, गेस्ट आया और तेरे मम्मी पापा ने बोला, बहुत ध्यान से सुनियो, मम्मी पापा ने बोला इन्हें पानी पिला दे। तुम क्या बोला? नहीं इन्हें पानी पिला दे। और तूने बोला पानी कहाँ से लो? तो बोतल जो सामने पड़ी ले ले, वहां बोतल पड़ी थी फरनैल की, तूने ऐसे फरनैल डाली और पिला दी। किसको पिला दी? उन गेस्ट को। और गेस्ट तो हो गए भाई, कौन लायबल है, तू या मम्मी पापा? और मेजर हो तो? सर लॉ कहता है ना, एक अब ध्यान से, एक बंदा, आपने इस पूरी कहानी में पता है क्या हुआ? आपने वो किया, कहा, करा जो आपको करने को कहा गया। अब मैं सिंपल बोलता हूं, वो बंदा जो किसी के कहने पे कोई काम करता है इज एन एजेंट। जो बंदा किसी के कहने पे कोई काम करता है दैट इज एन, और जो काम करवाता है इज अ प्रिंसिपल। समझ आता है? अब एक बात बता, मम्मी पापा ने कहा तो आपने करा ना, गलती किसकी है? लॉ यही कहता है प्रिंसिपल इज लाइबल, माइनर इज नॉट लाइबल, सॉरी एजेंट इज नॉट लाइबल, क्योंकि जो कहता है वही लाइबल है ना। एक बात बता, मुझे किसी ने कहा, जैसे मेरे को याद आता है एक बार ना हमारे ऑफिस में ऐसे सीन हुआ था, मैं बताता हूँ बहुत ध्यान से। मैं इन सीएस बन गया था और जॉब कर रहा था। हमारी वहां पे फर्स्ट पार्टी थी, मतलब मेरे रहते हुए उनका जो एनुअल डे आता है उसकी फर्स्ट पार्टी थी। और ना उनका एक बच्चा था छोटा सा जिसका नाम था कबीर। अब क्या हुआ ना, लाइक वी आर ऑल, हम सारे बैठे हुए थे और मेरे बॉस की आदत थी वो ड्रिंक व्रिंक भी करते थे, तो उनके बहुत सारे लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं, पर कुछ लड़कियां भी कर रही हैं, बहुत सारे कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं कर रहे। अब मैं, मेरा दोस्त और एक लड़की बैठे हुए, तीन हम लोग नहीं कर रहे। अब वो सारे ड्रिंक कर रहे हैं और बच्चा भी है साथ में। अब मेरे को तो आ रहा है कि कुछ तो भाई, हम तो बोर हो रहे हैं, ये तो भाई पी रहे खा रहे हैं, हम तो बोर से हो रहे हैं। अब मैंने ना अपनी दोस्त को बोला, वो जो लड़की यहाँ बैठी थी, कुछ मजे लेना। इसने पता क्या किया, वो ना बच्चा था, बच्चा ना जैसे साइड में ना बहुत अच्छा सा मोमेंटम सा कुछ पड़ा हुआ था, इसने ना उसको उकसाया, मतलब मजा, मजे मजे में कबीर, जैसे वो ऐसे खींच रहा था कि वाओ वाओ वाओ, उसने उसको एक्साइट किया, उसने पूरा खींच दिया और मोमेंटम टूट गया। अब मेरा बॉस चिल्लाया, कह रहा तुम लोग पागल हो, वो तो बच्चा है, तुम उसको और मोटिवेट कर रहे हो करने के लिए, गलती तुम्हारी है।
वो भाई बड़ी उदास हो गई कि भाई देखा इसका खुद का बेटा है तो ये इसको नहीं कह रहा कुछ, भाई अपने अपने बेटे को नहीं कह रहा, गलती मेरी कह रहा है। पर मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ एज पर लॉ गलती तो इसी की है। मेरा तो दिमाग किस पे चल रहा है, लॉ पे, कि एज पर लॉ गलती किसकी है, इसी की। क्योंकि वो जो बच्चा था उसने एक्ट किसके साथ करने पे करा, इन मैडम के। तो मैडम इज अ प्रिंसिपल और द बच्चा इज एन, अब नहीं भूलेंगे, एजेंट प्रिंसिपल। अब जो भी काम हम किसी के कहने पे करते हैं इज एन एजेंट। अब देखो इसका यूज बताता हूं कहां होता है। अब एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, रेस्टोरेंट में ये अब देखना, अब आप लाइफ में देखना, ये 100 बार आपको दिखेगा कि होता था, आप कभी कनेक्ट नहीं कर पाए बस। अब बताओ रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हो, खाने में मान लो कुछ खराबी हो जाए, खाना खराब हो, बासी हो, कुछ भी हो, आप पता है चिल्ला के क्या बोलते हो, सबसे पहली लाइन क्या बोलते हो, मैनेजर को बुलाओ। किसको बुलाने के लिए बोलते हो, क्यों बोलते हैं हम, खाना तो बनाया शेफ ने होगा, सर्व तो वेटर ने किया होगा, वेटर की गलती हो, किसी की कोई गलती हो, पानी गिरा है, कुछ है, गंदा है, वॉशरूम गंदा, हम तुरंत बुलाते बोलते मैनेजर को बुलाओ। पता है क्यों, क्योंकि मैनेजर के कहने के हिसाब से सबने काम किया, तो मैनेजर इज अ प्रिंसिपल, बाकी ऑल आर, और लॉ कहता है ओनली एंड ओनली प्रिंसिपल इज लाइबल। हम देखो लॉ को यूज करते रहते, मैं पता ही नहीं था बस। क्या समझ आ रहा है कि लाइबल कौन होता है, प्रिंसिपल, और एजेंट लाइबल। अब सुनो सवाल मेरा ये है, क्या माइनर एजेंट बन सकता है, फिर माइनर एजेंट बन सकता है, लॉ कहता है बन सकता है। क्यों, क्योंकि माइनर की तो एजेंट की तो लाइबिलिटी आती ही, लेकिन लॉ कहता है अब प्रिंसिपल को सोचना पड़ेगा कि माइनर को एजेंट बनाए या ना बनाए, क्योंकि फिर माइनर तो कुछ भी गलत कर देगा, लाइबल कौन होता जाएगा, प्रिंसिपल। तो कहता है आपको ध्यान रखना है कि बनाना या नहीं बनाना। लॉ मना नहीं कर रहा, लॉ कहता है बनाना चाहो तो बना सकते हो। लॉ कहता है अगर आप बनाना चाहो माइनर को तो आप माइनर को भी एजेंट बना सकते हो, पर आपको ध्यान रखना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब देख मैंने क्या एग्जांपल दिया, ये माइनर, इस लेडी ने माइनर को एजेंट बना लिया, इसने इसको बोला जा कार धो दे, माइनर तो माइनर है, बच्चा है, बच्चे को समझ तो बच्चे वाली है, उसने पेट्रोल से कार धो दी, और ये देख कार में क्या लग गई, आग। अब लाइबल कौन होगा, मैम, क्योंकि मैडम ने ही रखा था ऐसा बंदा। इसीलिए देखो बच्चे को हम होटल में समोसा लेने जाओ, वो छोटा लड़का तो ग्लास तोड़ दे, कुछ हो जाए, गलती किसकी मानी जाएगी लास्ट में, मैनेजर की। क्या हमारे को ये याद हो सकता था। एक कॉन्सेप्ट और हो गया कि माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन बी एन एजेंट। डन है इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड भी सिखा देता हूं चलो, बहुत मुश्किल है ये वर्ड, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं होगा। मुश्किल तो मतलब क्या ही मुश्किल है। चलो एक बात बताओ, आपको लगता है कि आप किसी से 2 लाख रुपए मांगो, आपको कोई दे देगा, लगता है ऐसा, दे देगा या नहीं देगा, मिल जाएंगे, माँ बाप मम्मी पापा को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के कौन दे देगा तेरे को, कौन, वही तो बता, कौन दे देगा तेरे को, कौन लग रहा है, दोस्त तेरे को 2 लाख रुपए दे देंगे, चल रिश्तेदार छोड़ दे, आप बोल। अरे छोड़ दे, रीजन को आग लगा, अब रिश्तेदारों को छोड़ दे, उसके अलावा तेरे को लगता है कोई दे देगा, क्यों नहीं दे रहे। नहीं नहीं सर देखो ध्यान से, क्यों सर, जब मुझे कोई पता क्यों पैसा देगा, कोई भी इस पे देगा जिसको लगता है कि भाई मैं चुका दूंगा, वही मुझे देगा। अगर कोई आपका है, कहा कहीं आप काम करते हो जहां आपको उसको लगता है अरे ये तो तुरंत दे ही देगा, तो वो आपको पैसा दे देगा, क्योंकि रिस्क होता है। अब एक बात समझो, मैं आपके एग्जाम्पल बना रहा हूं, मान लो आप आए मेरे पास कि अरे भाई सर आप ना मेरे को एक काम करो, 1 लाख रुपए का लोन दे दो, मुझे लगता है मैं तुझे दे दूंगा। अब तूने बोला सर दे दो, मैं कहा नहीं यार मैं तेरे पे भरोसा नहीं है। तूने बोला सर एक काम करो, मेरे ब्रदर है उनसे बात करो, आप उनको जानते हो, उनसे लिखवा लो, उनसे लिखवा लो कि मैं दूंगा। अब उन्होंने कह दिया दे दो तो मैं दे दूंगा। बहुत ध्यान से, आप लोन लेने आए थे, मैंने लोन दिया, पर किसके कहने पे, ब्रदर के कहने पे, तो ब्रदर इज कॉल्ड गारंटर। आपने देखो ये कई बार सुना कि गारंटी लेता है क्या तू, तो वो ब्रदर क्या बन गए, गारंटर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ये एग्जाम्पल समझने में 2 मिनट लगेंगे। आप लोन लेने आए, मैंने लोन दिया, पर ब्रदर क्या बन गए, गारंटर। ब्रदर को एक और नाम बोल देते हैं श्योरिटी, ब्रदर श्योरिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, यही बोल रहा है ना ब्रदर। हम तीनों की बात करें तो क्या मैं मेजर हूं, यस। क्या आप मेजर हो, यस। क्या ब्रदर मेजर है, यस।
बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सर अगर अगर टाइम पूरा हो गया, मैं पैसे किससे मांगूंगा? आपसे। पैसे पहले किससे मांगूंगा? आपसे। आप नहीं दोगे तो किससे मांगूंगा? इतना समझ आता है क्या? ये तो बेसिक बात है यार। मैं मुश्किल बोल दूं इसका मतलब मुश्किल थोड़ी है। इन जनरल पहले मैं पैसा उससे मांगूंगा जिसने लोन लिया है। वो ना दे, वो ना दे तो हम किससे मांगेंगे? गारंटर से। बात समझ आती है? ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस है। बट अब माइनर के केस में बात बदल जाएगी। अब मान लो आप माइनर हो, मैं मेजर हूं, और मैं आपके ब्रदर ने क्या लिया है? गारंटी। बहुत ध्यान से सुनना। अब लॉ कहता है इसकी तो लाइबिलिटी है ही नहीं, तो डायरेक्ट मैं पहली बार में किससे मांगूंगा? ब्रदर, आपके ब्रदर से, यानी श्योरिटी से। इन केस ऑफ माइनर द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज प्राइमरी। देखो नॉर्मल केस में लाइबिलिटी उसकी क्या थी? सेकेंडरी। आप नहीं दोगे तो उसकी गलती मानी जाएगी, आप नहीं दोगे तो मैं उससे मांगूंगा। पर यहां उल्टी कहानी है। कह रहा है सर अगर माइनर से आपने पैसा दिया माइनर को, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होगी? प्राइमरी। श्योरिटी को ही देना है पैसा, माइनर से तो मैं मांग ही सकता ही नहीं। खेल देख रहे हो कितना तगड़ा था? अब इसीलिए पहले नॉर्मल सर्कमस्टांस समझ आएगा तब ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टांस क्या होता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है? सेकेंडरी। श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है? सेकेंडरी। बट माइनर के केस में श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है? प्राइमरी। समझ आ सकता है क्या? ये केस यहां लिखा है, देखो ध्यान से। श्योरिटी फॉर माइनर इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन अ मेजर स्टैंड्स as a surety for the minor, then the surety is primarily liable as a contract. क्या बात समझ आ गई? यानी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो इसकी सेकेंडरी होती है, वो मैंने आपको समझा भी दिया। पहले मैं आपसे मांगूंगा फिर उससे मांगूंगा। पर इस केस में तो भाई आपसे मांगने का कोई फायदा बनता ही नहीं है, डायरेक्ट आपके भाई से ही मांगना पड़ेगा। क्या बात डन है इतनी सी? कोई डाउट इतने में? अब देखो हमारे ऊपर के सारे पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट रह रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके बाद हम पूरे डिटेल में रिवाइज करेंगे इस पूरी क्लास को, जो भी हमने पढ़ा। और हमें मुझे लगता है 5 से 7 मिनट लगेंगे, वर्ड टू वर्ड फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा और हमारे टिप्स पे आ जाएगा। एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पता है क्या होता है सर? कभी कभी ना, मान लो, एक बात समझना, मैं, मान लो वो कहते हैं ना, क्या कहता हूं, मान लो मुझे कोई एक केक चाहिए था किसी के बर्थडे के लिए। बहुत ध्यान से समझिए, मुझे मान लो एक केक चाहिए किसी के बर्थडे के लिए। अब मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है, मान लो उसे 1000 रुपये दे दिए एडवांस, 1500 का केक था, मैंने 1000 रुपये दे दिए। अब मैं उसके पास गया, कह रहा अरे अच्छा आपने लिखवाया था ऑर्डर, में तो भूल गया, केक बना ही नहीं है। मैं 1000 रुपये लेके वापस आ जाऊं या क्या करूं मैं? अब केक तो मुझे चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, लॉ कहता है कभी कभी ऐसा होता है जहां पे हमें ना, जो तुमने प्रॉमिस किया मैं वही चाहिए, जो तुमने प्रॉमिस किया मैं वही चाहिए। हम ना पैसा लेके कंपनसेशन लेके नहीं मानेंगे, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तुम वही परफॉर्म करो जो तुमने वादा किया है। अब एक बात बताओ, एक बच्चा आया मेरे पास और कह रहा है सर पढ़ा दो। मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ा देता हूं, और भाई साहब फीस लेने के बाद मैंने नहीं पढ़ाया, एग्जाम आने से 2 दिन पहले बोला ले रिफंड जा। अब बच्चा कह रहा है फीस लेके थोड़ी होगा, हमारा करियर है, अब आप पढ़ाओ। क्या मांग रहा है वो? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या मांग रहा है वो? क्या बात समझ आती है? इसके लिए हमारे को ना एग्जीक्यूटिव में और आगे जाके लॉज में पढ़ना पड़ता है कि सर एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर ये पढ़ाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो वहां इतना हमें पता होना चाहिए कि कुछ केसेस में जहां पे मुझे ऐसा लगता है ना कंपनसेशन से बात नहीं बनेगी, हम कहते हैं जो तुमने वादा किया था वही करो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पर अब सवाल है, क्या माइनर को कह पाएंगे? माइनर तो चिल्ला देगा नहीं मैं नहीं करूंगा। लॉ कहता है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माइनर को हम कंपेल कर ही नहीं सकते। माइनर ने वादा किया हाँ मैं अपना घर बेचूंगा, अब माइनर को मैं कह पाऊंगा कि तुझे घर बेचना पड़ेगा? नहीं। माइनर कुछ भी कह दे, उसको हम कंपेल, यार एक बच्चा पकड़ के देख मोहल्ले में घूम रहा हो, उसको बोले इधर आ, तू अब घर बेचेगा? वो कह देगा हाँ। कल उसको अगले दिन पकड़ बेच, वो बेचेगा तुझे लगता है? और तू उसको अगले दिन बोल चल तुझे कोर्ट लेके चलूंगा, कहेगा चलो, तू कोर्ट जाएगा, पिट के तू ही आएगा, क्योंकि माइनर को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कह ही नहीं सकते। डन है? ये टोटल हमारा पूरा पार्ट था माइनर के रिगार्डिंग। और 2 मिनट पहले आप अपने आप रिवाइज करो, फिर मैं इसको फटाफट से पूरा रिकॉल कराऊंगा। एक बार फटाफट से आप नोट से देखो जो अभी तक हमने पढ़ाया, कि आपको पूरा नोट से समझ आ रहा है? माइनर के सारे टॉपिक्स फटाफट से देखो।
सर माइनर के केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखो ऐसे बनेगा। मान लो ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि भाई तू अपना घर बेच, और बी था माइनर। ए क्या कोर्ट में जाके कह सकता है कि अब मुझे इसके जो इसमें मैंने एडवांस दिया वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब घर ही चाहिए? तो लॉ कहता है नहीं, तुझे एडवांस ही वापस मिलेगा। वॉइड एग्रीमेंट है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि तुम परफॉर्म करो ही करो। दो मिनट फटाफट से आप जितना पढ़ा एक बार रिवाइज करो, फिर देखो कैसे पूरा आगे का भी आएगा। देखो मैं फटाफट से रिवाइज कराता हूँ पूरी क्लास को, जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने अभी तक पढ़ा 1 घंटे के अंदर। इस 1 घंटे को रिवाइज कराने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। बस बहुत ध्यान से पूरा रिवाइज करना, साथ साथ आपको भी सुनना और आपको भी साथ साथ बताना है कि हाँ हमें आ रहा है या नहीं आ रहा। सर सबसे पहली बात, आज हमने टॉपिक शुरू करते हैं, हमने बोला कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। यानी कुछ लोग सर कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है और कुछ लोग नहीं है। ये बात कहां लिखी हुई है? 1+1 सेक्शन 11। सेक्शन 11 ने 3 लोगों को अलाउ किया, मेजर, साउंड माइंड और पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ। और उल्टा बोले तो माइनर अलाउड, अनसाउंड अलाउड नहीं है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अलाउड नहीं है। हमने सारा टॉपिक उठा के किसमें पढ़ना शुरू किया? माइनर का। और हमने बोला सर माइनर वो जिसकी 18 साल से उम्र कम है। 18 साल से ऊपर होने के बाद वो मेजर है, कुछ केसेस में 21 साल हो सकती है, पर अभी इन जनरल कितनी है? 18 साल। सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू किया कि कोई भी आप एग्रीमेंट कर लो माइनर के साथ, वो शुरुआत से गलत है। द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। इसके लिए हमने केस लॉ पढ़ा कि भाई साहब माइनर ने एक लेडी से लोन लिया और बाद में उसको घर गिरवी रखा और बाद में कोर्ट चला गया, तो कोर्ट ने बोला हाँ ये एग्रीमेंट वॉइड है, शुरुआत से ही गलत है। वर्ड क्या? द एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला क्या ऐसा हो सकता है जो माइनर ने एग्रीमेंट किया था मेजर होने के बाद उसने बाद में रेटिफाई किया, तो क्या उसे पैसे देने पड़ेंगे? लॉ कहता है नहीं, नो रेक्टिफिकेशन। जो चीजें माइनर ने माइनॉरिटी के टाइम पे करी हैं उसके लिए वो बाद में लायबल हो ही नहीं सकता। क्या हमारे को 2 पॉइंट आ गए थे? तीसरा बोलता है क्या माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट वैलिड है? मैंने कहा हाँ वैलिड है। वो वाला एग्रीमेंट वैलिड है जिसमें माइनर को क्या मिलता है? बेनिफिट। माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया कि माइनर कैन बी एडमिटेड इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द प्रॉफिट। फॉर द प्रॉफिट। क्या 3 पॉइंट हमें आ चुके थे? चौथा पॉइंट तो और आसान था, कहते सर एक रूल ऑफ स्टॉपेल होता है। रूल ऑफ स्टॉपेल का मतलब होता है अगर आप कुछ कर रहे हो तो बाद में आप मना करो कि नहीं हम नहीं किया, तो आपको रोक दिया जाएगा डिनाई करने से, जो हमने पार्टनरशिप के साथ कनेक्ट किया। पर कहते माइनर को नहीं, माइनर को तो बाद में भी वो कहते तो हम उसे रोक नहीं सकते। यानी माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा कह सकता है कि मैं तो माइनर था, यानी पहले वो पूरा ड्रामा करे बाद में कहता है अरे मैं तो माइनर हूं, तो कहता है कोई बात नहीं। प्लेड का मतलब होता है इट्स लाइक शो कर सकता है, प्लीड कर कि सर मैं तो माइनर हूं, तो उसने क्या किया? प्लीड। क्या इतनी बात समझ आती है? अब ध्यान से सुनना, 5वां पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि सर माइनर भी लाइबल हो सकता है। हमने बोला हाँ, अगर कोई भी नेसेसिटी सप्लाई हुई है, और नेसेसिटी का मतलब मैंने समझाया वो चीज जो आपके स्टेटस के हिसाब से जरूरी थी, अगर वो चीज आपको सप्लाई हुई है, किसी ने आपको सप्लाई की है, तो माइनर की एसेट्स को बेचकर वो रिकवर कर सकता, बट एसेट्स को बेचकर, नो पर्सनली लायबल। तो इसी से बना क्या माइनर इंसॉल्वेंट हो सकता है? नो, माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट। क्या हमारे को ये तक आता था? इसके बाद देखो हमने ये सारा पढ़ने के बाद हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जो माइनर होता है ना सर, वो कभी भी अपने पेरेंट्स
और गार्जियन को लायबल नहीं बना सकता जब तक माइनर के पेरेंट्स और गार्जियन ने कंसेंट ना दियो। क्या ये भी आ गया था? इसके बाद मैंने एक पॉइंट और पढ़ाया कि सर जब दो मेजर और माइनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ओनली एंड ओनली मेजर पार्टी विल बी लायबल। क्या ये भी हमें आता था? ओनली एंड ओनली मेजर पार्टी विल बी लायबल। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ाया, हमने बोला माइनर को हम फोर्स नहीं कर सकते किस चीज के लिए? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, इन जनरल कभी कभी हम किसी पार्टी को कहते थे अरे हमें तो यही चाहिए जो तुमने वादा किया था, पर माइनर को कंपेल नहीं किया जा सकता। सर माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर कैन बी एन एजेंट, क्योंकि एजेंट तो लायबल होता ही नहीं है। माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? पार्टनर नहीं बन सकता, पर एडमिट हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में। और अभी मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ा है, श्योरिटी इन केस ऑफ माइनर। सर इन जनरल श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी होती है? सेकेंडरी, क्योंकि अगर भाई साहब जिसने लोन लिया है वो ना दे तो हम श्योरिटी के पीछे पड़ते हैं, पर यहां तो भाई उससे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो किसको पकड़ेंगे हम? डायरेक्ट श्योरिटी को। क्या इतनी बात आती है? इसके बाद हमने एक ही पॉइंट पढ़ा सिर्फ लास्ट, कि सर माइनर जो होता है, अभी ये माइनर एज एन इंसॉल्वेंट, कि माइनर जो होता है वो कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। एक पॉइंट रह गया था यार, आपको एक बात बताऊं, हमें ना एक वर्ड बता रहा हूं, आगे जाकर हमें एक चीज पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब होता है ना सर, जहां कुछ लोग मिलते हैं और एक कंपनी बना लेते हैं, एज पर लॉ कंपनी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। और कंपनी के अंदर जो शेयर्स खरीदता है उसे बोलते हैं शेयर होल्डर। क्या हम इतनी बात समझते हैं? जो कंपनी के शेयर्स लेता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शेयर को होल्ड करता है इसलिए उसका नाम पड़ गया शेयर होल्डर। अब एक बात बताओ, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? फिर से वही वाली बात हो गई सर, ध्यान से। कंपनी जब शेयर इशू करती है, हम अकाउंट्स पढ़कर आए, इशू एंड अलॉटमेंट, कंपनी शेयर इशू करती है तो वो ऑफर देती है। अब तो हम ऑफर एक्सेप्टेंस सब जानते हैं, तो कंपनी ने जैसे शेयर इशू करे उसने क्या दिया? ऑफर। और बल्कि उसने ऑफर नहीं दिया, वो तो इन्विटेशन देती है, हम अप्लाई करते हैं, हमने ऑफर दिया, फिर कंपनी अलॉट कर देती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उससे पहले तो इन्विटेशन था। अब एक बात बताओ, क्या माइनर एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं, तो माइनर कभी शेयर ले ही, बट फिर से वही वाली बात, सर माइनर, एक बात बताओ, मैंने कंपनी के शेयर लिए तो मैं कभी बेचूंगा भी ना, तो मैं बेच के माइनर को जरूर दे सकता हूं। तो वही वाली बात हो कि डायरेक्टली कंपनी से नहीं ले सकती, उसे बोलते कंपनी से जब डायरेक्टली लेते उसे बोलते प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी कैसे शेयर, ये माइनर कैसे शेयर ले सकता है? सेकेंडरी मार्केट से। या माइनर लेना चाहे तो विद द कंसेंट ऑफ वही गार्जियन ले सकता है। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? ये था हमारा टोटल माइनर का टॉपिक। माइनर का टॉपिक खत्म भी हो गया। और अब मैं बताऊं, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इतना सा है जो टोटल हमने जितना पढ़ा उसका हाफ भी नहीं है, और ये पूरा यूनिट कैपेसिटी ऑफ द पार्टी खत्म हो जाएगा। क्या हमारे को इतनी बात समझ आती है? अब एक ही बात है, देखो जल्दी से एक वर्ड बोल देता हूं। वैसे पता, माइनर्स लायबिलिटी इन केस ऑफ टॉट। टॉट वर्ड सुन लो, क्योंकि टॉट वर्ड आपके लिए लाइफ में बहुत काम आने वाला है। एक बात बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां हमारी इंटेंशन गलत नहीं होती पर गलत हो जाता है। एक बात बताओ, मैं, मेरे पास एक डॉग है, मैं डॉग ऐसे लेके घूम रहा था, उसने आपको देखा और काट लिया। क्या मैंने कुत्ते को कान में बोला था काट ले, और उसने, ये फैन था, ये फैन गिरा, आपका सर फट गया, मेरी गलती है? अब एक बात समझना, दो चीजें होती है, जहां हमने कुछ गलत किया नहीं पर गलत हो गया, दैट इज नॉट अ क्राइम। आगे जाके पढ़ाऊंगा, क्राइम का मतलब होता है जहां मेरी गलत नीयत थी। इस नीयत को जाके पढ़ेंगे मेंस सीरिया। जब मैं कुछ गलत सोच के कुछ गलत करूं दैट इज क्राइम। कुछ ऐसे ही गलत हो जाए वो गलत नहीं होता, वो क्राइम नहीं होता, उसे बोलते हैं टॉट। उसे क्या बोलते हैं? टॉट। अब देखो जल्दी से, टॉट के मैंने एग्जांपल दिया, मान लो कुत्ते ने आपको काट लिया, मेरे कुत्ते ने, मैं क्या बोलूंगा? उसे टॉट हो गया। अब एक बात बताओ, माइनर ने एक शर्ट लिया कि अपने दोस्त का और शादी में फाड़ फुड़ के ले आया, क्या उसकी लायबिलिटी है? यस। हम सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी लायबिलिटी नहीं बोल रहे, बाकी जगह तो उसकी लायबिलिटी। अरे कुछ नुकसान करेगा तो पिटेगा नहीं क्या फिर? माइनर माइनर माइनर, क्या हो गया है? माइनर है तो मैं बोलता ना लास्ट में इसको फांसी चढ़ा देंगे हम। तो कहता है वैसे लाइबल है, सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लाइबल नहीं था। क्या बात डन है इतनी? अब देखो यार, मजे वाला टॉपिक है, अब तो मतलब मजाक हो रहा है। एक बात बताओ, हमने माइनर ये कैपेसिटी ऑफ द पार्टी कौन से सेक्शन में पढ़ा? सेक्शन 11। अब उस 11 के बाद क्या आता है? 12। तो अनसाउंड किस में होगा? 12। इतना आसान है यार लॉ याद करना, एक आ गया तो दूसरा अपने आप आएगा। यार पागलों वाली कहानी क्या बताऊं मैं, पागल देखे आपने मिरर में?
पता है क्या होता है, एक बंदा होता है, वो बंदा जिसको ना समझ नहीं आती कि क्या सही क्या गलत। अब लॉ बोलता है वो बंदा जो सही सोच सके कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वही इंसान है। अब पागल नाम हमारे कह देने से नहीं होता, ये भी बता दे रहा हूँ। जिसको कोर्ट डिक्लेयर करता है वही पागल है। ऐसे तो हमारी दुनिया में तो कहते हैं एक पागल को पूरी दुनिया पागल दिखती है। तो ऐसे सारे पागल नहीं है। जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वो क्या है, पागल है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, इतना मजाक होने वाला है। कह रहा सर फिर पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पहले तो सोच जरा, हम पागल को बोल रहा है। आई वॉन्ट, एक बार समझ, मेरे सामने एक पागल बैठा है, मैं उसे बोलूं आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन, है? वो उसको कैसे समझाऊं? इस पागल के अंदर भी कैटेगरी है। ड्रंकन, जो शराब पी के नशे में है। इडियट, ल्यूनेटिक, ड्रंकन, ये सारे पागल की कैटेगरी में, जिनका अभी दिमाग उस लेवल पे नहीं है कि वो सही डिसीजन। यार कुछ शराबी होते पी के बैठे होते ना, जैसे मेरे बॉस मैंने बताया ना। तो एक बार ऐसा हुआ, एक पार्टी चल रही थी जिसमें उसने मतलब बहुत एक्सट्रीम पी ली उसने। अब ना हमने उनसे मजे लेने स्टार्ट किए। हमने कहा सर अपनी आप ना मैडम से बहुत डरते हो, अपनी वाइफ से बोलना है हमने शुरू किया। हमने कहा आप अपनी वाइफ से बहुत डरते हो। कहता कौन डरता है? मैं कहा सर अभी फोन लगाओ आप, और आप उसको कहो आज मैं ना नहीं आऊंगा, लेट आऊंगा, ये होगा। और उसने लगा के बोलना शुरू कर दिया। वाइफ ने बोला कौन है सामने, बात कराओ मेरी उससे। लो मनप्रीत बात करो। उसने बोल भी दिया। अब वो बॉस मुझे ही सुना रही, लेडी बॉस, कह रहे तुम लोग इसको भड़का रहे हो। मैं कहा नहीं मैम वो अपनी मर्जी से कह रहे हैं। कह रहे वो तो ड्रंक्ड है, उसका तो वो तो अभी कुछ भी कह सकता है, सारी गलती किसकी है, तुम्हारी। उसने भी लॉ टेप दिया मेरे ऊपर। सर वो ही इज नॉट एबल टू मेक अ रैशनल डिसीजन। जो बंदा ड्रंकेंड है, जो बंदा पागल है, वो उस समय सही डिसीजन होशो हवाश में नहीं होता। अब एक बात बताओ, लॉ कहता है ध्यान से, अभी इतना मजेदार टॉपिक है ना ये। कहता मान लो एक बंदा पागल है। अब दो तरीके के पागल लॉ डिफाइन कर रहा है। लॉ जो पागल डिफाइन कर रहा है वो दो तरीके के। और ये आप कैटेगरी सोचना आप कौन से में आते हो। कह रहे एक ऐसा पागल जो हर समय ज्यादातर पागल ही रहता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। एक पागल वो जो ज्यादातर पागल ही रहता है पर कभी कभी, दूसरा पागल जो ज्यादातर ठीक रहता है पर कभी कभी पागल हो जाता है। दो पागल की कैटेगरी समझ। ये लॉ कह रहा है, मैं क्या बताऊं। लॉ कह रहा है एक कैटेगरी वो जो ज्यादातर पागल रहता है पर कभी कभी ठीक हो जाता है। एक वो बंदा जो ज्यादातर ठीक रहता है कभी कभी। अब दोनों कैटेगरी में बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता है, तो मैं बोलूं पहली वाली कैटेगरी में जब वो ज्यादातर पागल है तब तक तो नहीं हो सकता, जब वो ठीक हो जाता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरी वाली कैटेगरी में ज्यादातर ठीक रहता है, तो जब तक ठीक है तब तक कर लो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने सुना होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद ड्रंक्ड होते हैं, तो उस समय उनसे बात करने का कोई फायदा, उस समय उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा। वही वाली बात होगी सेकंड पॉइंट। इन जनरल वो साउंड रहता है सुबह से शाम तक, उसी समय क्या कर लो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। ये लॉ कहता है, खत्म भी हो गया अनसाउंड वाला। अनसाउंड टोटल इतना ही था कि दो तरीके के पागल हैं। एक वो जो ज्यादातर पागल रहता है, एक कभी कभी पागल होता है। तो जो ज्यादातर पागल होता है वो जब ठीक रहेगा उस समय कर लो कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा वाला पागल जो ज्यादातर ठीक रहता है तो जब तक ठीक है उसके साथ कर लो कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चे डाउट ये पूछते हैं सर ये पता कैसे चलेगा कब ठीक है और कब पागल है। तो मुझे नहीं पता। पागल से बात करना, अगर उसकी बातचीत से लगे कि वो सेंस में है तो कर लेना कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं लगे तो मत करना। मतलब तुम्हें दुनिया में मिला ही पागल है करने को कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ यार। बच्चे ये सवाल पूछते सर कैसे पता चलेगा, मैं कहा चाहिए उसके सामने करो, तुझे आवे करके थप्पड़ ना मारे तो ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार इस पे, मेरा बताने का मतलब मुझे क्या बताऊं मैं अब इस पे। क्या हमारे को याद हो गया ये? देखो दो लेवल पे बात करी थी, कहते हैं ल्यूनेटिक असाइलम। ल्यूनेटिक असाइलम मतलब पागल खाने में। पागल खाने में कितने पागल हैं, दो। एक वो जो ज्यादातर पागल ही रहता है। तो कह रहा एक एग्रीमेंट हम करने गए ल्यूनेटिक असाइलम में। ल्यूनेटिक असाइलम में जब हम गए तो वो बंदा ठीक था, तो हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो वैलिड है? यस, क्योंकि जब वो ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा। ये अब एमसीक्यू आएंगे कि एक पागल जो उस समय पागल नहीं था, उस समय कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में पागल हो गया, क्या वैलिड है? यस। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय वो ठीक होना चाहिए, बाद में पागल। अब देखो हमने मजाक में तो बोला, पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि एक ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, जब कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय वो नॉर्मल सिचुएशन में था, बाद में वो पागल हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना उस समय सोचने की जरूरत है ना, और उस समय सोच पा रहे हो तो ठीक है। बात की किसने देखी है कि इतनी बात आ सकती है? क्या आज की क्लास में हमारे सेक्शन 11 और 12 दोनों खत्म हो गए और दोनों याद भी हो गए? अब मैंने बोला था ना ये तो इतना सही है। अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, मैंने एग्जाम्पल वही बनाया जो थे। अब देखो यार मजाक हो रहा है, कह रहे हैं पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम
हु इज एन इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, जिस समय वो साउंड माइंड होता है। कह रहा है कुछ इंटरवल्स पे वो क्या रहता है, साउंड, जैसे मान ले 7 से 8 साउंड हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो उस समय 7 से 8 के बीच में उससे क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है, लोग कह रहे हैं जिस समय ठीक रहता है उस समय क्या कर लेंगे हम। दूसरा देखो क्या कहता है, एक सेन मैन, पागल इंसान जो ना बीमार है, फीवर से, बहुत ज्यादा फीवर है या बहुत ज्यादा ड्रंक्ड है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता टर्म्स को, तो लॉ कहता है उससे तभी कॉन्ट्रैक्ट करना जब वो नॉर्मल सिचुएशन में हो। तो किसी भी तरीके से हो जाता है, कभी कभी आप बहुत बीमार हो ना, तो भी आप होश हवाश में नहीं हो, तो आपको नहीं पता क्या सही क्या गलत। देख लो 2 टॉपिक खत्म हो गए, कौन कौन से, माइनर और अनसाउंड। अब कौन सा रह गया, डिस्क्वालिफाइड। अब डिस्क्वालीफाई का मतलब समझते हो आप, सर उस बंदे को, ध्यान से सुनना, उस बंदे को जिसको लॉ ने कह दिया ना ना तू तो लायक ही नहीं है, और आज पूरे लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट, बहुत तगड़े। कह रहा है सर वो बंदा जिसको लॉ ने क्या कह दिया कि तू लायक नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वालीफाइड। यानी लॉ ने कुछ तो कारण देखे होंगे ना जो डिस्क्वालीफाई कर दिया। आज शायद ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, एक पेज का ही है, पर कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, शायद ही हमने कभी ये वर्ड सुने भी हो। एक वर्ड होता है सर, चलो ना मैं ऐसे बात करता हूँ, एलीन एनिमी, एनिमी तो समझ आता है, व्हाट इज एनिमी, दुश्मन। व्हाट इज एलीन, एलीन मतलब बाहर के देश का। अब एक बात बताऊं, मैं सवाल पूछता हूँ वैसे आपसे, आपको क्या लगता है पाकिस्तान हमारा दोस्त या दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, ऐसा आपको लगता है, पर एज पर लॉ नहीं है। ध्यान से सुनना, कोई भी अभी हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है। जब वॉर हो रही थी ना, जब तक वॉर हो रही थी तब तक वो हमारा दुश्मन है। जब, अब मैं क्या बोलता हूं, लॉ कहता है वो देश का बंदा जिस कंट्री के साथ हमारी वॉर हो रही है ना, वो एलीन एनिमी है। जो देश के साथ हमारी वॉर हो रही है वो हमारा क्या है, एलीन एनिमी। समझ आता है, तो जब वॉर हो रही थी वो क्या बन गया हमारे साथ, एलीन एनिमी। दूसरी बात, जब वॉर नहीं हो रही होती तो वी आर एलीन फ्रेंड्स। क्या बात समझ आती है, एलीन एनिमी एलीन फ्रेंड समझ आता है। अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं एलीन एनिमी और एलीन फ्रेंड, ध्यान से। कहता है सर मान लो मैं हूं मनप्रीत और आप थे वहां के कोई सिद्दीकी साहब, आप थे पाकिस्तान के सिद्दीकी साहब, मैंने वहां से लाहौर से लाहौरी जीरा मंगवाया, लाहौर से क्या मंगवाया, लाहौरी जीरा। आप मुझे बेचोगे, मैंने आपको क्या दिया था, ऑफर, और आपने क्या किया था, एक्सेप्ट। अब हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर आप मेरे को लाहौरी जीरा दोगे तो मुझे आपको पैसे देने हैं। एक बार बताओ, मैं तो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर गया, उसी देश को पैसा दे रहा हूं जो देश मेरे पे अटैक कर रहा है। समझ आता है, लॉ देखो कितना कनेक्ट करता है। तो लॉ ने बोला वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे एग्रीमेंट कभी भी एलियन एनिमी के साथ हो ही, क्योंकि हम उनको देंगे ना, तो ये तो फिर हम उनको इकोनॉमिकली क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो लॉ कहता है सर अगर कोई भी बंदा एलियन एनिमी है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और कर रखा है तो वो सस्पेंड हो जाएगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉर खत्म नहीं होती। तो पहला कौन सा पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया, एलियन एनिमी। क्या हमें पता चल गया कि कौन से लोग, जैसे हमने बोला माइनर अलाउड नहीं है, अनसाउंड माइंड अलाउड नहीं है, वैसे एलियन एनिमी भी अलाउड। तो जब वॉर हो रही थी पाकिस्तान के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो हमारे उसके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने अपने आप ही एक मजाक में देख, अब प्रैक्टिकली लाइफ से देख, हमने तुर्की को अपने आप ही एलियन एनिमी मान लिया है। लॉ नहीं कह रहा, पर हमने हमने कहा ना उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसने इनडायरेक्टली हमारे साथ एनिमी वाली काम की है। देखो हमने जो टीवी में आता है, न्यूज में आता है, वो हर जगह लॉ से कनेक्टेड है। क्यों नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दे आर एलियन एनिमी। समझ आता है, क्या फर्स्ट पॉइंट डन है। कौन एलियन एनिमी होता है, जिसके साथ हमारी वॉर हो रही है। क्या हमारे को इतना याद रहेगा, आगे बढ़ते हैं। ये देख पूरा मैंने बनाया कि सर ऐसा वॉर हो रही है तो अब हम इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे, ये रशिया यूक्रेन के बदले हम इंडिया पाक कर सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का जब लड़ाई हो रही है तो हम उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दे आर एलियन एनिमी। डन है इतना सा। चलो, तूने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है टीवी पे, टीवी पे तो देखा ही होगा। एक बात बता, बहुत ध्यान से सुनियो, बहुत ध्यान से, 5 से 10 मिनट लगने इस टॉपिक पे, पर अभी खत्म करना बहुत जरूरी है। एक डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आया, अब यार हम तो अंग्रेज को देख के वैसे ही पागल हो जाते हैं। एक बंदा गया, कह रहा यू वांट फ्लावर, अब उसने कहा यस यस, डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लावर ले लिए। अब भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे नहीं दिए क्योंकि उसके 100 रुपीज थे ही नहीं,
यार ये अमीर लोग पैसे लेके नहीं आते बाहर, उनको जरूरत ही नहीं है। अब एक बात बताओ, वो पैसे नहीं दिए, फ्लावर वाले को आ गया गुस्सा, फ्लावर वाले ने कर दिया FIR। किस पे? डोनाल्ड ट्रंप पे। अब डोनाल्ड ट्रंप पे अगर FIR हो गई तो फिर भाई पुलिस आया, डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ के जेल में डाल दिया। आपको पता है क्या होगा? क्या होगा? वॉर। अगर गलती से भी हमने उनको अरेस्ट कर लिया तो पता है उनकी मिसाइल्स होती हैं, वो पहले हमारे तरफ कर देंगे, अपनी वो पूरी सिक्योरिटी के साथ आते हैं यहाँ पे, वो हमारी सिक्योरिटी पे वैसे भी रिलाई नहीं करते भाई साहब, इंडिया को तुरंत 1 मिनट में उड़ा देंगे वो। सही हुआ गलत हुआ? लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, लॉ कहता है ये जो बाहर के लोग आते हैं ना, इनके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिस्क्वालीफाई नहीं है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पर ध्यान रहे अगर वो अपना टर्म्स एंड कंडीशन पूरी ना करें तो तुम उन पे एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, लॉ उनको एग्जेम्प्ट करके चलता है, सिर्फ फॉरेन डिप्लोमेट्स पे और फॉरेन एम्बेसडर्स पे, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे लोग छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी सुनो इसकी एक्सेप्शन है, कहता अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट यानी हमारी गवर्नमेंट कहे तो कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट कहे तो उस पर केस कर सकते हैं, और या वो खुद अपने आप को सरेंडर कर दे, दोनों में से कुछ होगा ही नहीं। नहीं तो पता है क्या, छोटी छोटी बातों पे हम तो ऐसे ट्रम्प को उठा के जेल में डलवा देंगे और इंडिया की वॉर बन जाएगी। तो हम ना चाहते हैं कि अच्छे से शांति बनी रहे, हारमोनी बनी रहे, तो लॉ ने एक पॉइंट क्या डाला कि फॉरेन एम्बेसडर और डिप्लोमैट्स को भी हमने क्या बोला लॉ में, डिस्क्वालीफाई नहीं है, बट तुम उस पर केस, तो तुम सोच लो तुम्हें उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं। अभी ऑप्शन दे दिया, कह रहे तुम सोच लो तुम्हें उस पर कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, अगर तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो बाद में तुम भी देख लेना तुम उस पर एक्शन नहीं ले सकते। क्या डिस्क्वालीफाई के अंदर 2 पॉइंट आ गए? पहला क्या था? एलियन एनिमी, दूसरा क्या था? फॉरेन एम्बेसडर और डिप्लोमेट। क्या डन है इतना? देखो ये पॉइंट यहां मैंने बनाया पूरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ही बनाए थे मैंने, अब वो बन गए कोई और तो बात अलग। ये बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यू कांट स्यू मी, स्यू का मतलब था केस करना, कह रहा तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते जब तक मैं सरेंडर ना करूं। इधर से मोदी साहब चिल्ला रहे हैं और इफ आई अलाउ, दो चीजें, दो एक्सेप्शन है, या तो गवर्नमेंट अलाउ करे या वो बाहर वाला बंदा अपने आप को सरेंडर करे, तभी हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता। क्या डन है इतनी बात? 3 पॉइंट और रहते हैं हमारे, बहुत आसान से है, पहले लास्ट सर 2 ही रह गए वैसे तो, 3 है, 3 पढ़ने हैं, तीनों में से सबसे पहले ना लास्ट वाला पढ़ते हैं। आपको पता है कंपनी, जो कंपनी बनती है, कंपनी कोई भी ना काम करने के लिए बनती है, कोई ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है। मान लो जैसे मैंने बनाई कंपनी कि मैं छोले भटूरे बेचूंगा, तो मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? छोले भटूरे। जिस काम के लिए बनी ना वही कर सकते, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। जो काम के लिए मेरी कंपनी बनी है ना उसके अलावा दूसरे काम, लॉ में आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द लिमिट। अब एक एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी बनी है CA को पढ़ाने के लिए, तो मैं बीकॉम को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वही बस। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड जाऊं तो लॉ कहता वो वाले कॉन्ट्रैक्ट अलाउड। अब मैं ऐसे बोलूं कंपनी इज नॉट अलाउड टू वर्क बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डिस्क्वालीफाइड है, कंपनी क्या है? डिस्क्वालीफाइड। और दूसरी बात, एक बात बता, क्या मैं इंसान हूं? यस, तो मैं शादी कर सकता हूं। यस, आप इंसान हो, आप शादी कर सकते हो क्या? क्या कंपनी शादी कर सकती है? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पर्सनल नेचर के होते हैं, जो सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है, तो कंपनी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। अब कंपनी शादी करने के लिए बात कर रही है, ए कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड से बात कर रही है, कह रही आई वांट टू मैरी यू, और वो इधर से ऑफर है, वो कह रही ओके ओके डन, फिर आगे इनके बच्चे होंगे जिनका नाम होगा AB लिमिटेड। क्या पॉसिबल है? तो लॉ बोलता है कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो पर्सनल नेचर के हैं, वो कंपनी कर ही। तो हमने बोला कंपनी इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। क्या 3 डिस्क्वालिफाइड लोग याद हो गए? मुझे चाहिए पूरा यूनिट टिप्स पे, देख मेरे तो याद है, तू देख ले, तेरे को भी आ जाना चाहिए, सबको इतना तो याद हो जाना चाहिए। हम जल्दी से बोल रहे हैं सर, डिस्क्वालिफाइड में अंदर 3 लोग, एलियन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स, और तीसरा हमने पढ़ा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है कंपनी। कंपनी अगर ऑब्जेक्टिव क्लॉज से ज्यादा कोई भी काम करती है तो वो अलाउड नहीं है। डन है इतना? सिर्फ 2 पॉइंट दूर है हम अपने पूरे टारगेट से, अपने पूरे यूनिट से। एक यूनिट हमारी पूरी खत्म हो जाएगी अभी के अभी। क्या इतना याद हो रहा है? 2 मिनट लगाते हैं, फटाफट से दोनों पॉइंट खत्म करते हैं, फिर मैं आपको रिवाइज करा के क्लास खत्म करेंगे। देखो जल्दी से,
एक बंदा ना जेल चला जाता है, उसको बोलते हैं कन्विक्ट। एक बात बताओ, आप पे केस हुआ और आप जेल चले गए, कन्विक्ट। पता है जब आप जेल में हो ना, ध्यान से सुनना, जैसे ही आप जेल चले गए तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो आप जेल में रहकर नहीं कर सकते। एक बात समझना, मान लो आप एक्स हो, मिस्टर एक्स, एक एग्जाम्पल लो, ये मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने ना जेल में जाने से पहले ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बहुत ध्यान से समझना। मिस्टर एक्स ने ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था और इसने उसको गुड्स दे दिए थे, पर मिस्टर ए ने पेमेंट नहीं करी। ये मान लो, ध्यान से समझना, मिस्टर एक्स ने ये जो किया था ये 1 जनवरी 2025 में करा, समझ आता है इतना। अब इसने इसको पेमेंट नहीं करी, अब मिस्टर एक्स को जेल हो गई किसी केस में। अब ये जेल हो गई 30 जून 2025 को। अब जब ये जेल में चला गया ना, तो ये तो भाई इस पे केस नहीं कर पाएगा। तो लॉ कहता है, सुनो ध्यान से, पता है इन जनरल हमारे को ना किसी पे भी कोई केस करने के लिए ना टाइम लिमिट होता है। यानी जैसे मैंने 3 साल का टाइम बोल रहा हूँ कि लोन के केस में 3 साल का होता है, तो लॉ कहता है कि ये जो टाइम पीरियड था ना, ये जो टाइम पीरियड, जितने दिन वो जेल में है उतने दिन वो केस नहीं कर पाएगा, तो वो टाइम रुक जाएगा। जैसे ही जेल से बाहर आएगा ना, फिर से वो उस पर केस कर सकता है। तो यानी हम कुछ केसेस में जब हम जेल चले जाते हैं तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इतनी बात समझ आती है। तो अब मैं 4 चीजें बोलूं क्या। पहली बात हमने बोली कि सर कोई भी एलियन एनिमी नहीं कर सकता, कोई भी फॉरेन एम्बेसडर नहीं कर सकता। फॉरेन एम्बेसडर कर सकता है, लेकिन फिर आपको कोशिश रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का केस। और चौथा भी मैंने बोला कि सर अगर कोई भी कन्विक्ट हो जाता है तो। अब इंसॉल्वेंट मैंने पढ़ा दिया था, अब वो ध्यान से सुनना, 2 मिनट का खेल है, बस काम खत्म। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जिसकी एसेट्स कम है और लायबिलिटी। पर पता है कुछ लोग इंडिया में इतने चंट हैं, एक तो इंसॉल्वेंट हो गए, यानी एसेट्स क्या है, अब पता है क्या करते हैं, जो एसेट्स कम है उसको और बेच रहे। अब बेच देंगे तो ना रहेगी एसेट, ना रहेगी, नई लायबिलिटी तो है पर देना नहीं पड़ेगा। तो लॉ कहता है आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते अपनी एसेट्स को बेचने का। पहला पॉइंट समझ आता है। इनसॉल्वेंट सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना नहीं कर रहे, पर कोई भी एसेट्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे एसेट बेच देगा, इसके लिए एक बंदा आता है वो बेचवाता है, वो खुद से नहीं बेचते। जो हम बोलते हैं ना एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, तो उसके लिए एक बंदा आता है वो बिकवाता है, ये खुद से बेच। ध्यान से सुनना, पता कुछ ऐसी पोस्ट होती है जैसे गवर्नमेंट पोस्ट, उस पे ना पैसा खाया जा सकता है। और एक बात बताओ, ये एक इंसॉल्वेंसी एक ऐसी स्टेज नहीं है जहां पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, एसेट्स कम है, लायबिलिटी, तो हमारे को ना लालच आ सकता है। तो गवर्नमेंट कहता है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोस्ट आप नहीं ले सकते, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते। डायरेक्टर वो बंदा होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, और पैसा खाने के चांसेस बनते हैं। तो कहता आप ये सब काम नहीं कर सकते, इसके अलावा बाकी सारे काम आप कर सकते हो। ये था हमारा टोटल टॉपिक, एकदम पूरे यूनिट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ना उल्टे से नहीं करेंगे, सेकंड से करेंगे। अनसाउंड माइंड सबसे आसान था, मजाक था अनसाउंड माइंड तो। क्या ऐसा सेक्शन 12 कहता है कि अनसाउंड माइंड ना एक दो तरीके का होता है, एक हर समय पागल, एक कभी कभी पागल। तो जो हर समय पागल है वो जो ठीक हो जाए उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, और जो ज्यादातर ठीक रहता है उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। जब वो ठीक है उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो वैलिड माना जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा, अभी 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 तुरंत पढ़ा हमने कि सर कुछ लोग लॉ में डिस्क्वालीफाइड है। हमने पढ़ा वो देश जिसके साथ हमारी वॉर हो गई, वहां के लोग हमारे एलियन एनिमी है, उनके साथ हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो रुक जाएगा। और दूसरा हमने पढ़ा कि सर फॉरेन एम्बेसडर या डिप्लोमेट, वो बाहर के लोग जो इंडिया में आए हैं किसी डिप्लोमेटिक वर्क के लिए या कोई एम्बेसडर है, तो उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, बट उन पर एक्शन नहीं ले सकते। या तो वो खुद सरेंडर कर दें या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहे तो ही एक्शन होगा। तीसरा हमने पढ़ा कंपनी का, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कहता है कंपनी अगर हमने बनाई है तो कंपनी वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है जो उसके एमओए में है, यानी उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में है। उससे बियॉन्ड अगर हम करते हैं तो वो अलाउड नहीं है। फिर हमने पढ़ा सर कन्विक्ट, तो हमने बोला सर जो जेल चला जाता है तो उस समय वो कोई भी बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हमने बोला अगर आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो, अगर आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो तो आप एसेट्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कोई अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट, ऑफिशियल पोस्ट नहीं ले सकते, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते। इतना हमने पढ़ा। और हमने अब पढ़ा था माइनर का। माइनर तो मजाक था, कह रहा माइनर के साथ जो है ना एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से माइनर का जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड है। दूसरी बात हमने पढ़ी कि सर माइनर की जो भी चीजें वो रेटिफाई नहीं होती। तीसरा हमने पढ़ा माइनर को जो बेनिफिट दिया वो बेनिफिट माइनर ले सकता है। चौथा माइनर के ऊपर रूल ऑफ स्टॉपेल नहीं लगता, पर माइनर की लाइबिलिटी है फॉर द नेसेसिटी, बट ओनली उसकी एसेट्स को बेचकर, तो इसलिए माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता। माइनर एजेंट बन सकता है,
माइनर क्यों एजेंट इसलिए बन सकता है क्योंकि एजेंट की लायबिलिटी होती ही नहीं। सर उसके बाद हमने पढ़ा कि सर अगर दो मेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्टर और माइनर भी है तो ओनली एंड ओनली मेजर पार्टी विल बी लायबल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा सर कि माइनर कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है अगर एग्जिस्टिंग मार्केट से ले रहा है तो, और वो भी फुल्ली पेड अप है, पूरे पैसे दे दिए तो। सर टॉर्ट में माइनर की लायबिलिटी होती है। फिर हमने पढ़ा एक केस पढ़ा श्योरिटी का। टॉर्ट हमने बोला ना सर वो गलती जहां पे हमारी इंटेंशन गलत नहीं पर हमसे कुछ गलत हो गया, जैसे शर्ट खराब कर दिया, शर्ट गंदा कर दिया, गलती से हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा सर एक पॉइंट हमने पढ़ा श्योरिटी का। इन जनरल श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, पर माइनर के केस में लायबिलिटी कैसी होती है, प्राइमरी। और गार्जियन को माइनर लायबल नहीं बना सकता। लास्ट पॉइंट पढ़ा था माइनर को हम फोर्स नहीं कर सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। खत्म था ये टॉपिक हमारा, इतनी सी पूरा यूनिट हमारा खत्म हो गया। क्या इतनी बात आ सकती है? मिलते हैं अगली क्लास में।